गुड इवनिंग चिराग, गुड इवनिंग। क्या हो गया क्लास आपका? ओके, बढ़िया बढ़िया। क्या आज बच्चे बहुत कम आए यार? अभी तक बच्चे आए नहीं। डाउट सेशन चल रहा है क्या अभी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बढ़िया। तो कैसे चल रही है पढ़ाई फिर चिराग? अभी आपका ये संडे को पेपर हुआ था, उसमें क्या स्कोर रहा? आप ऑफलाइन आए थे या ऑनलाइन दिया था? ऑनलाइन दिया था क्या? ओके, कौन सी कैटेगरी से आप, क्या स्कोर रहा आपका? 48 इन मैथ्स या टोटल? ओके, दैट्स गुड। कौन सी कैटेगरी आपका? जनरल ईडब्ल्यू है ना, या ओबीसी? एससी में आते हो? फिर तो बहुत बढ़िया है चिराग। तो टोटल क्या रहा आपका स्कोर? क्या ड्रीम कॉलेज क्या है यार चिराग आपका? 135। गुड इवनिंग कमलप्रीत, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसा चल रहा है कैंप? बस ठीक ही है सर, अभी फ्री हुए हैं, स्कूल से अभी आए हैं। ओके, तो क्या क्या एक्टिविटी हुई फिर आज? सर सुबह 5 बजे उठा लेते हैं, यहाँ पर बेड टी देते हैं। बेड टी तो कौन सी, वहाँ पर मैस में जाना होता है लेने के लिए। और फिर आवाज़ आ रही है सर प्रॉपर? आ रही आवाज आ रही है। और सर फिर सुबह एक्सरसाइज के लेकर जाते हैं, योगा और मेडिटेशन वगैरह करवाते हैं। फिर हॉस्टल में बैग फिर रेडी होते हैं, फिर ब्रेकफास्ट, फिर स्कूल के लिए जाते हैं। फिर 2 लेक्चर्स लगते हैं, पहले मैथ फिजिक्स ऐसे करके, फिर लंच के बाद फिर एक लेक्चर लगता है। और फिर होता है हमारा डाउट सेशन होता है सर 1 आवर का। उसके बाद सर सर्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर अटेंडेंस के लिए जाना होता है। सारा दिन मतलब सर ना ऐसे चला ही रखते हैं हमें। एक्टिविटी करवा रहे हैं क्या ज्यादा? यस सर, फ्री तो करते ही नहीं है सर। ये अभी 7 बजे फिर से डिनर का टाइम हो जाएगा, फिर कहेंगे डिनर नहीं मिलेगा, अभी करने आओ। ओके ओके ओके, तो फिर आप 7 बजे छोड़ के चले जाओगे क्लास में, ऐसा क्या? यस सर, पहले भी मैंने सर उस दिन 7:30 गई थी, उसमें सब उठा लिया था उन्होंने। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो चिराग, सुनया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बोल नहीं रहे आप? क्या हो गया, ठंडी ज्यादा लग रही है? नहीं सर, हमारे ना एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो चिराग, आपने बताया नहीं आपके क्या ड्रीम कॉलेज क्या है? सुने आप कौन सी कैटेगरी में आते हो फिर? सर ओबीसी में। ओबीसी में आते हो। और यस। कमलप्रीत आप? सर ऐसी कैटेगरी है मेरी तो। तो कमलप्रीत फिर तो बहुत है बढ़िया एडवांटेज आपके पास, पता है क्या? आईआईटी दिल्ली यस जाना है चिराग, बहुत बढ़िया। ये तो पता है सर। पता है तो फिर आपने उस हिसाब से काम किया आपके ऊपर? मतलब आपको कुछ लगा कि मेरे को थोड़ा गाइडेंस की जरूरत है, या फिर कौन कौन सी चीजों पे फोकस करें सर, थोड़ा बता दिया करो कभी। सर पहले तो मतलब प्रॉपर तैयारी हुई नहीं ना, अब लास्ट में बहुत देर बाद हुआ था, मतलब हमारा शुरू हुआ था। तो सर वैसे तो अपनी तरफ से तो पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं सर। बाकी देखो सर, वैसे तो लग रहा है सर ठीक है, ड्रॉप गुड लेके इवनिंग। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ठीक है, कोई नहीं, मैं एक दिन थोड़ा सेशन लूंगा मैं आप लोगों का, बता दूंगा इस बारे में भी, क्योंकि अभी लास्ट टाइम है ना, तो 1 महीना बचा है, तो 1 महीने में कौन से क्रूशियल चैप्टर्स जो आप डिस्कस कर सकते हो ना, और कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जहाँ से आप स्कोर भी बना सकते हो, उसका एक सेशन ले लेंगे ना अभी ये खत्म होने के बाद। ठीक है, सबके लिए ले लेंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, इधर आप एससी में हो या ओबीसी में हो, जनरल में हो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कोई नहीं चिराग, तो फिर दिल्ली क्यों यार, आईआईटी बॉम्बे क्यों नहीं, मद्रास क्यों नहीं, आईआईटी दिल्ली ज्यादा अच्छा है। फिर बॉम्बे जाना नहीं है, दूर है, क्या रीजन क्या है मतलब, अच्छा डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसे तो क्या है कि देखो दोनों जगह मेरे बच्चे हैं पढ़ाए हुए, डोंट वरी। अगर आप आईआईटी बॉम्बे भी गए या आईआईटी मद्रास भी गए तो वहाँ पर बच्चे हैं हमारे, डोंट वरी, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वहाँ पर, तो वो दे कैन हेल्प यू ना। अभी वहाँ पर एक फाइनल ईयर में है, अभी एक पास आउट ऑलरेडी हो गया बॉम्बे से, एक अभी वहाँ पर थर्ड ईयर में परस्यू कर रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो सब तो क्या है, देखते रहेंगे। ठीक है, तो सब आ गए फिर आज बच्चे, स्टार्ट करें। यस सर। ओके फाइन। बाकी आप लोगों को अगर मान लो जैसे प्रेरणा, आप कौन सी कैटेगरी में हो, प्रेरणा ने लेफ्ट ही कर दिया, निखिल कौन सी कैटेगरी में हो। ठीक है, तो कमलप्रीत आपको पता है एससी के अकॉर्डिंग आप लोगों को कितना मार्क्स चाहिए होता है टू गेट एन गुड एनआईटी, जनरल में हो, अच्छा ठीक है, कुछ आइडिया है। सर मिनिमम आवाज आ 100 रही है। तक शायद था। मिनिमम 100 चाहिए, अरे भाई साहब आ रहे आपने सोच लिया मिनिमम 100 कैसे है। जी सर प्रॉपर करी हो फिर तो ले आएंगे सर, पर अभी लग नहीं रहा सर वैसे हो क्यों नहीं हो पाएगा। पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, जैसे मान लो अगर मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट का बताऊं, लाइक इफ यू गाइज आर इन ऐसे कैटेगरी, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ऐसे मान के चलो कि एन एवरेज अगर आपके 110 से 120 अगर मार्क्स बन गए, इट वुड बी परफेक्ट मार्क्स। ठीक है, इससे आपको बढ़िया एनआईटी आराम से मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, बढ़िया एनआईटी मिलेगा, इवन दो आप गर्ल्स में हो तो गर्ल्स कोटा प्लस कैटेगरी कोटा भी रहेगा तो एडवांटेज रहेगा। तो 120 मार्क्स मतलब ज्यादा नहीं है। ठीक है, 30 क्वेश्चन है ना, इतने ही तो स्कोर करने हैं। ठीक है, और 30 क्वेश्चन मतलब ऐसे मत सोचो सर 30 बहुत बर्डन हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है। आप स्मार्टली मूव करो ना, 30 क्वेश्चन मतलब या तो आपको तीनों सब्जेक्ट में 10-10 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे सबके लिए ना, जो एससी में है या फिर थोड़ा सा ओबीसी वाले बच्चे या जनरल वाले बच्चे, उनको थोड़ा सा एक 20-30 मार्क्स ज्यादा चाहिए होता है ना, 150-160 के आसपास। तो वहां पर वो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा एक 6 to 7 क्वेश्चन ज्यादा मान लो। ठीक है, 6 to 7 क्वेश्चन और ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम 30 क्वेश्चन। तो यार 10 क्वेश्चन मतलब बहुत आसानी से बन सकते हैं आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। कम से कम अगर आप ऐसे मानो कि मैं आपको 10-12 चैप्टर भी अगर बताऊँ ना मैथ्स में, तो वहां से 10-12 में से आप इजीली स्कोर कर सकते हो 10 क्वेश्चन। और वो स्कोरिंग भी है, ऐसा नहीं है, मैं उनके सेशन भी दे दूंगा आप लोगों को, स्टेटिस्टिक्स हो गया, मैंने पहले बताया भी था ना, सीक्वेंस सीरीज हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, फैक्टर 3D हो गया। मैंने कल भी आई थिंक लास्ट क्लास में भी निखिल थे, सब लोग थे ना बच्चे, तो मैंने दिखाया भी थे ना वेक्टर के क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं, मैं 3D के यस भी सर दिखा। 3D के भी हम डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं आएगा उसमें। तो ये स्कोरिंग चैप्टर्स है ना, उनको भी अगर आप इजीली टारगेट करोगे तो बन जाएगा, ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप तो ऐसे मान के चलो कि आपको 1 घंटे में 10 क्वेश्चन बनाने हैं बस, चाहे भले ही उन्होंने कितने भी दिए हो, है ना। आपको वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठोगे ना एग्जाम टाइम में, यार मेरे पास टाइम सिर्फ इतना ही कि 32 क्वेश्चन मेरे को बनाने आने चाहिए, मैं 3 घंटे के लिए बस उसी के लिए आया, भले ही उन्होंने 75 दिए हो, डज नॉट मैटर। ठीक है, और मेक श्योर करो कि आप 30 क्वेश्चन मतलब कोई ज्यादा टफ काम नहीं है। आप जैसे पेपर ओपन किया, आप लोगों ने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है आप लोगों ने कभी पेपर देने की, कैसे अटेम्प्ट करते हो आप लोग स्टार्टिंग में पेपर, कैसे करते हो। सर पहले केमिस्ट्री का करते केमिस्ट्री में थे। क्या करते हो मतलब पहले।
सर पहले तो जो इजी लगते हैं पहले वो करते हैं, फिर जो सर डाउट होता है जिनमें वो फिर रिव्यू कर रख लेते हैं भी एक बार इनसे, जब टाइम बचेगा लास्ट टाइम में फिर देख लेंगे अगर हो पाए, वरना जो आते हैं पहले वो करते हैं सर। टेस्ट में तो सर ऐसे ही करते हैं फिलहाल तो। अच्छा, और बाकी सब्जेक्ट में, मैथ्स में क्या करते हो आपने? मॉक टेस्ट दिया फुल एफएसटी? सर इस बार नहीं दिया, वो ऐसे दिन विजिट था ना तो उस दिन सब सारा दिन बिजी थे सर, रात में भी। ठीक है, ठीक है, इस दिन स्किप हो गया था सर इस बार तो टेस्ट मेरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ बताता हूँ, जब भी पेपर अटेम्प्ट करो ना, आपके पास देखो 3 सब्जेक्ट है। आइदर यू कैन गो फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बट आप ट्राई यही करो जो आपके 2 बेस्ट सब्जेक्ट है ना, 2 बेस्ट सब्जेक्ट, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज किया करो। ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट, आइदर यू कैन गो फॉर केमिस्ट्री और मैथ्स, या फिर किसी का फिजिक्स बहुत अच्छा है तो वो फिजिक्स के लिए जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप है ना, जब भी पेपर अटेम्प्ट करो, फर्स्ट स्टार्टिंग में ना एक 5 to 6 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट किया करो सबसे पहले, जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए क्लास में या घर पे प्रैक्टिस किए हो। ठीक है, या सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपने क्लास में देखे हो, या बेस्ड ऑन दैट आपको पता है कि हाँ ये मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के स्ट्रॉन्ग पोर्शन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इस टाइप के मैंने एग्जांपल्स देखे भी ऑलरेडी और मैंने सॉल्व भी किए। तो आप उनको डायरेक्टली टारगेट करोगे ना, पहले ढूंढ के, बाद थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। आप कभी भी ये मत अटेम्प्ट करना कि यार उन्होंने जो पहला क्वेश्चन दिया आप पहले ही वही करो। ऐसा किसी डॉक्टर ने नहीं बोला है कि यू हैव टू फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है उन्होंने उसी को अटेम्प्ट करो देन यू कैन गो फॉर सेकंड क्वेश्चन। ऐसा नहीं है। देर आर 30 क्वेश्चन, आप किसी पे भी जंप कर सकते हो। ठीक है, मतलब कॉलम बने रहते हैं, तो डोंट वरी। आप पहले थोड़ा सा 2 से 3 मिनट है ना, अगर आपने 2 से 3 मिनट उन क्वेश्चंस को ढूंढ लिया, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फाइंड आउट करो जो आपको बेस्ट क्वेश्चन है और जिनको आपको करना है, पहले उनको थोड़ा फाइंड आउट कर लिया करो। और फाइंड आउट करने के साथ साथ है ना, उसको लिस्ट आउट भी किया करो। ये याद रखना हमेशा, लिस्ट आउट करने का मतलब पता है ना, जो भी आपका रफ शीट रहेगा उस पर आप उनके नंबर्स लिख लो ना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो आपको बार बार चेक ना करना पड़े कि व्हाट ऑल द क्वेश्चंस आर जिनको हमें अटेम्प्ट करना है। तो वो सब बार बार आपको चेक करनी होती है। फटाफट डायरेक्टली गए, अच्छा ये 1 वाला करना है 1 पे गए, 3 वाला करना है 3 पे गए, 7 का करना है 7 पे चल, थोड़ा लिस्ट आउट कर लेना। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, सेम स्ट्रेटजी आप फॉर अदर सब्जेक्ट के लिए लगा सकते हो। आप पहले सब्जेक्ट के लिए करोगे, ये 5 से 6 क्वेश्चन अगर आपने लेवल 1 वाले या जो इजी वाले थे, इजी जो क्वेश्चन आते हैं ना इजी 1 वाले, वो वाले भी अगर टारगेट कर लिए, और जैसे इसमें जैसे मैं मैथ्स की बात करूँ तो आप मैथ्स में किसको टारगेट कर सकते हैं? स्टेटिस्टिक्स को टारगेट कर दो पहले, यहाँ से स्कोरिंग होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक को टारगेट कर लिया आप लोगों ने, मान लो है इजी 1 होता है। बाइनोमियल को टारगेट कर लिया, ये भी आसान होता है। वेक्टर 3D के क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हो आप। वेक्टर 3D के क्वेश्चन, 3D में तो ऐसे मान लो एंगल निकालना, डिस्टेंस निकालना, इमेज निकालना, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वेक्टर में मैंने कल बताया भी था, इन सब क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया है। बहुत सारे हैं, जैसे मान लो आप लिमिट का क्वेश्चन, लिमिट बिल्कुल ट्राई करो। लिमिट आपको आता है क्या? स्ट्रॉन्ग है आपका लिमिट? सर आता है कुछ तो। ठीक है, तो आता है तो फिर बढ़िया है। फिर भी मैं बता दूंगा एक दिन लिमिट के क्वेश्चंस भी जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं। तो ऐसे ही कुछ 5 6 7 क्वेश्चन भी बन गए ना आप लोगों के स्टार्टिंग में, और आपने सेम स्ट्रेटेजी से बाकी सब्जेक्ट पे लगा ली, तो आपको एक कॉन्फिडेंस तो ये रहेगा ना, पहले 1 1.5 घंटे में ना, 1 1.5 घंटे में इजीली आपके ना, यहाँ से देखोगे तो कम से कम 17 18 क्वेश्चन तो बन जाएंगे इजीली। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे स्पीड में भी कर रहे हो, इफ यू आर एन एससी कैटेगरी देन इज ऑल्सो ओके। क्या हुआ निखिल? एनडीए में जाना है आपको? ठीक है, ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं आपको कभी। एनडीए के लिए बताएंगे, डिफेंस के लिए भी ना। तो ये थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी प्लान करना आप लोग, कि थोड़ा 5 6 7 क्वेश्चन हमारे स्टार्टिंग फेज में बन गए ना, और बाकी सब्जेक्ट में बन गए, तो आपका एक 17 18 क्वेश्चन बन गया ना, तो एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे रहेगा। और अच्छा पॉजिटिव वाइब्स भी आएगी कि यार हमारे इतने क्वेश्चन तो बन गए। और अगर आपने किसी एक क्वेश्चन को ऐसा पकड़ लिया जिससे आपने बना रहे हो ईगो पे ले गए, ठीक है, और बन भी नहीं रहा है, आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को भी ट्राई कर सकते हो। स्टार्टिंग में क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, बट इनडेफिनेट डोंट गो फॉर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये तो मैं ऐसे मानो कि आप साइड लाइन करके चलो, अगर लग रहा है कि मेरे को सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया वो मिल गया तो फिर ओके। अदरवाइज लगे कि मेरे को यार वो इनडेफिनेट वाला थोड़ा सा कभी देखा हुआ नहीं है, इसमें बहुत टाइम लग रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि वो चैप्टर ऐसा है ना कि वो दिन भर खराब कर देगा, तो भी आंसर्स नहीं आते कई बार। वैसे सिलेक्टिव चैप्टर्स को भी टारगेट करोगे तो इजीली स्कोर बनता है, डोंट वरी।
और ये सब बन जाएगा ना अगर 1-1.5 घंटे में स्टार्टिंग के, उसके बाद में अलग ही लेवल पे चीजें बनती है। और फिर बाद में उन क्वेश्चंस को ट्राई करो जिनमें थोड़ा सा एफर्ट मारे और क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सेम काइंड ऑफ देखा है बट थोड़ा एफर्ट्स मारने की जरूरत है। ऐसे प्लान करके जाया करो, स्ट्रेटजी बना के जाया करो, है। और ट्राई यही किया करो, मेक श्योर कि आपको कुछ डाउटफुल पॉइंट लग रहा है ना कि यार ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तो उनमें ज्यादा रिस्क मत लिया करो। इस सब्जेक्ट में ना ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन रिस्क लिया करो। 2 भी मत लो, मैं तो ये मानता हूँ कि एक ही क्वेश्चन का रिस्क लो। उससे ज्यादा रिस्क लोगे ना, पता है ना, हर एक क्वेश्चन का रिस्क मतलब एक -1। और अगर आपने एक अननेसेसरी -1 भी लिया ना, तो आप ऐसे मान के चलो जेई में 500 से 700 बच्चे आपने अपने आप आगे भेज दिए। इतने स्टूडेंट को आपने ऑटोमेटिक आगे भेज दिए भैया, याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि देर आर 14 लाख बच्चे। आप अननेसेसरी क्वेश्चन मतलब आपने ये कह दिया, आप पहले सुबह उठ के लाइन में लगे और फिर बाद में जो बच्चे 10-10 बजे उठ के आ रहे हैं लाइन में लगने के लिए, और उनको आप पहले भेज रहे हो अननेसेसरी, तो फिर आपने तो जो मेहनत की वो तो खराब हो गई ना, उसकी तो जरूरत ही नहीं है। तो आप रिस्क मत लो ज्यादा। मैक्स टू मैक्स आप ट्राई यही करो कि कम से कम ओवरऑल पेपर में ना 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, इससे ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितने नेगेटिव लोग हैं ना, मैंने ऐसे ऐसे देखे यार कि अननेसेसरी नेगेटिव लेने के बाद रैंकिंग में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ही ज्यादा रैंकिंग। और अगर रैंकिंग में थोड़ा फर्क पड़ेगा तो आपका ब्रांच का बहुत मैटर करेगा ना, ब्रांच भी तो आपको अच्छी चाहिए नहीं चाहिए। कॉलेज में यस सर। अच्छी कॉलेज मिलने के साथ साथ थोड़ा अच्छा ब्रांच मिलता है ना, तो एक पॉजिटिव सपोर्ट रहता है उसका, ठीक है। और बाकी इंटरेस्ट तो आपको पता ही है, आपको कोर में जाना है या टेक्निकल में जाना है, कहाँ जाना है, उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग में थोड़ा हेल्प लगेगा तो मैं बता दूंगा, आई विल बी देयर। कभी भी फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, नो इश्यूज। बट उसके लिए पहले थोड़ा सा ना स्ट्रेटजी बना के काम करो, और अभी से लग जाओ। आपको जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है ना, आपको लग रहा है कि मेरे को मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में ये 10-12 चैप्टर पे करना है, तो पहले उनके चैप्टर के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। सिर्फ उन्हीं के बारे में खूब मेहनत करो, फिर उन्हीं को फुल सिलेबस टेस्ट में ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ट्राई करो। ओके, चलो ठीक है, फिर अभी स्टार्ट करते हैं ना। देखो, आज अपना चैप्टर आपको बताइए 3D ज्योमेट्री ना, ये हम 3D स्टार्ट करेंगे। इसको मोस्ट ऑफली 2 या 3 लेक्चर में विद PYQ हम खत्म कर देना, उसके बाद में वो बता दूंगा आपको। जो जो चैप्टर्स आपको लग रहा है ना कि मेरे को पीछे वाले कवर अप करने, वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। देख लो, लिखा भी है, इट इज द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर इन लास्ट 2 years। आपको दिख रहा है ये वाला वेटेज वाला सेक्शन, जेई मेंस पे देख रहे हो, Yes, sir. 23 में 10%, 7%, इवन तो इस साल भी वो नियर अबाउट 9% के आसपास रहा था। मतलब ऐसे मान के चलो कि वेक्टर एंड 3D दोनों को मिला के 3 क्वेश्चन तो फिक्स आते हैं एन एन एवरेज, 3 क्वेश्चन तो पक्के आते हैं, ठीक है। और ये बनते भी हैं, ऐसा नहीं है कि बनते नहीं है, बहुत आसान होते हैं, बन जाते हैं। और परसेंटेज बहुत ही अच्छा है, एवरेज परसेंटेज इसका बहुत अच्छा है, देखोगे ना आप, तो एन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलो ठीक है, तो 3D में देखो कौन कौन से हमारे की पॉइंट्स है, आपने देखा होगा। एक तो कंसेप्ट ऑफ DC एंड DRs, मतलब डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज निकालने का। फिर स्ट्रेट लाइन इन 3D, आपने जो स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा वो 2D में पढ़ा होगा ना पहले, अभी इसमें थोड़ा 3D में डिस्कस करेंगे। फिर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, अच्छा आपने किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस आपने 2D में भी देखा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह निकालना, देखा है ना, वो वहां Yes, पर sir. 2D में था, यहाँ पर हम 3D में डिस्कस करेंगे। फिर 3D में भी देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन एंड प्लेन, ये 2D में भी देखा होगा आपने, 2 लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकाला जाता है, एक तो पैरेलल लाइंस होती है तो कैसे निकालते हैं, है ना। सेम टाइप ऑफ चीजें यहाँ पर है, बस थोड़ा सा 3D इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी हो गया, जैसे 2D में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखा होगा ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। Yes, sir. हाँ, सिमिलर टाइप की चीजें यहाँ 3D में भी आती है, बस यहाँ पर है कि तीसरा पॉइंट इंट्रोड्यूस हो जाता है। इवन तो सेम, मैंने एक दिन बताया भी था, सेक्शन फॉर्मूला बताया था मैंने, आई थिंक याद भी होगा किसी को, बच्चों को सेक्शन फॉर्मूला बताया था, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन, वो वेक्टर में भी पढ़ा था, वो 3D में भी आता है। बस 3D में क्या होता है, वो तीसरा पॉइंट इंट्रोड्यूस होता है ना, जेड। सेक्शन फॉर्मूला हमने जो पढ़ा है वो एक्स और वाई में पढ़ा है, बस यहाँ पर क्या आता है, जेड भी आ जाता है ना तीसरा पॉइंट। तो ये सेक्शन फॉर्मूला भी 3D में भी आते हैं सब चीजें, ठीक है। एंड नेचर ऑफ प्लेन्स और ये सब चीजें, तो मोस्ट ऑफ ट्राई यही करेंगे कि आज ये लेक्चर 1 में अपना कंप्लीट हो जाए, फिर ये नेक्स्ट पार्ट है वो लेक्चर 2 में देख लें, या लेक्चर 3 में भी हम PYQ के साथ में भी सब पार्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं,
चलो ठीक है, देखो ये लिखा भी, देखो क्रिटिकल टॉपिक्स जो इसमें है ना, वो इक्वेशन ऑफ प्लेन्स है एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। ये थोड़े से क्रिटिकल टॉपिक्स है जिन पर ध्यान देना। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ डिसीज की बात करते हैं पहले ना। तो आपको डिसीज का मतलब तो पता चल गया ना, डिसीज का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। ठीक है, डिसीज का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन, और डीआर का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो। ये दो चीजें होती है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो। क्लियर है? अच्छा, अब डिसीज क्या होता है, जैसे मान लो, पहली बात तो आपको पता है ना, 3D प्लेन में छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको पता है। 3D प्लेन का मतलब एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक क्या होता है, जेड एक्सिस ना। ठीक है, कितने फेस होते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो ये कितने फेस होते हैं, 3 फेज सर। सोच के बताओ। 3 से। आप लोगों ने वो नहीं देखा कभी, 6 फेज होंगे सर। क्यों? आप लोग लूडो खेलते हो क्या कभी? यस सर। यस ठीक, सर। देखा होगा आप लोगों ने। चलो बढ़िया है। यहाँ देखो, ये देखो 3 प्लेन हो गए अपने, देखो प्लेन देखो, एक्स जेड हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया, तीसरा क्या आपका, वाई जेड हो गया ना। अगर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस। मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया पी, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड। 2D में हम देखते थे तो 2 पॉइंट आते थे ना एक्स वाई, यहाँ पर कितने आएंगे, 3 पॉइंट आएंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई भी वेक्टर है, सम वेक्टर है, जिसको मान लो मैंने लिख लिया एक्स आई कैप मान लो, वाई जे कैप मान लो, या जेड के कैप मान लो। ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप एल एम एन की फॉर्म में भी मान सकते हो, अगर वो कुछ ना कुछ एंगल्स बनाएगा। अच्छा, लाइन आपको याद है 2D लाइन में, 2D में भी तो वो कुछ ना कुछ एंगल बनाती थी ना, एक्स एक्सिस के साथ में और वाई एक्सिस के साथ में। यस सर। हाँ, वैसे ही 3D लाइन में ना, अगर लाइंस सम एंगल्स बना रही है, अल्फा बीटा गामा, इसका मतलब हो गया ये आपका वो एक्स एक्सिस के साथ में, ये मान लो पॉइंट है, ये आपका लाइन था, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा बना रही है, वाई एक्सिस के साथ में बीटा बना रहा है, ठीक है, और जेड के रेस्पेक्ट में वो कितना बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये मैंने लिखा भी देखो, अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस एंड गामा विद जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। सो ये जो ट्रिपलेट्स होते हैं, ट्रिपलेट्स मतलब 3 वैल्यूज को बात करें, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। दिस इज ऑफ द लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, बट वी कैन नो द एंगल्स बिटवीन द एक्सिस। ठीक है ना, जैसे मान लो वो कोई भी पॉइंट है, वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है, अगर वो पता चल गया तो हम इजीली उसका डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ एग्जांपल पिक करें, जैसे मान लो ये देखो, उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्स एक्स। ठीक है, अच्छा इक्वली इंक्लाइंड है मतलब क्या उनके बीच के एंगल सेम है, एक्स एक्सिस के साथ में भी सेम है, वाई एक्सिस के साथ भी सेम है, और जेड एक्सिस के साथ भी सेम है, तो मैं ऐसे बोल दूं कॉस अल्फा और कॉस बीटा और कॉस गामा, वो तीनों सेम होंगे, उसके जो यस डीसीज सर। होंगे यस सर। सेम होंगे ना, क्योंकि वो इक्वली इंक्लाइंड है, जितना भी एंगल आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता, बट कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सेम आएंगे। ठीक है ना, तो वहां से आपको डीसीज पूछे, अब देखो डीसीज निकालने के लिए क्या क्या करेंगे, आपको वन ऑफ द मेथड ये पता होना चाहिए कि आपको एंगल्स दिए होते हैं, या तो उन्होंने अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दे दिया, मान लो 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, कुछ भी दे दिया, तो आप वहां से इजीली निकाल सकते हो। अगर मान लो उन्होंने वैल्यू नहीं दिया, ठीक है, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू नहीं दिया, तो एक रिलेशन होता है जो डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट किससे करते हैं, एल एम एन से हम डीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा वैल्यू आता है ना, कौन सा वाला, कॉस अल्फा, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस बीटा इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इवन कॉस गामा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, और ये अगर तीनों को मैं स्क्वायर करके ऐड करूं, तो ऑलवेज आपको जो रिजल्ट मिलता है ना, वो क्या मिलता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू
ये तीनों का जो स्क्वायर करके अगर ऐड करोगे तो आंसर विल बी ऑलवेज 1। ये फैक्ट होता है, मतलब अल्फा बीटा गामा इस तरह से डिजाइन होते हैं कि आपका जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है उनका स्क्वायर करके हमेशा ऐड करोगे तो आंसर आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, तो फिर इसका डीसीज निकाल के दिखाता हूँ आपको। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ठीक है, उन्होंने क्या बोल दिया कि उसके डीसीज बताने हैं। किसके डीसीज बताने हैं? एक लाइन है जो इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस है। ठीक है, अच्छा इक्वली इंक्लाइंड है वो, इक्वली इंक्लाइंड है मतलब ऐसे बोल दो कि एल एम और एन वो तीनों इक्वल होंगे, क्योंकि हमने बोला ना यस कॉस सर। अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों क्या है? सेम है। अगर तीनों सेम है तो फिर एल एम एन भी सेम होंगे। तो अगर वो तीनों इक्वल है तो इस रिजल्ट से हम इसका इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर तीनों सेम है तो ऐसे मान लो मैंने तीनों को एल पुट कर दिया, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कितना आंसर आया यहाँ से? 3l स्क्वायर इक्वल टू 1। सो एल इज इक्वल टू कितना हो गया आंसर? 1/3। प्लस माइनस 1/3। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? 1/√3 1/√3 1/√3। ठीक है ना, क्योंकि 1/√3 अरे एल आ गया ना तो तीनों सेम है ना, एम पी वही आएगा और एन पी वही आएगा। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन आपको ध्यान रखना है इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, ये इन्होंने क्वेश्चन मेंशन किया था इसलिए हमने एल एम एन को तीनों को इक्वल पुट कर दिया। बट ये कंपल्सरी नहीं है कि वो इक्वली इंक्लाइंड रहते हैं। बट इतना रिजल्ट है कि तीनों को अगर स्क्वायर करके ऐड करोगे ना तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो यहाँ से अगर हम क्वेश्चंस को और प्रोसीड करें, ये इक्वली इंक्लाइंड का तो हो गया। चलो देखो, डायरेक्शन कोसाइन दिख रहे हैं आपको? प्लस माइनस 1/√3 दोनों आंसर आएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ डायरेक्टली प्लस 1/√3 नहीं बोलना है, आपने स्क्वायर रूट लिया ना आंसर में, मैंने बोला ना प्लस माइनस 1/√3 मेंशन करना है। वो उसने ऑप्शन में एक ही दिया है, देखो ऑप्शन में सिर्फ प्लस वाला दिया था ना, कहीं और ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको माइनस वाला? ऊपर में देखो, ऊपर में क्या है? यस दो सर। प्लस किया और एक माइनस का है, इसलिए रिजेक्ट हो गया। पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा माइनस, ये भी रिजेक्ट। फिर तीसरे में बोला है 1 1 1, ये भी रिजेक्ट। ये आंसर है। ठीक है, और एल्स आपको प्लस माइनस दोनों देगा तब भी चलेगा। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन रेशियोज देख लेना। तो डीसीज निकालने का तरीका इतना ही है कि अगर आपको अल्फा बीटा गामा पता है तो आप कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को यूज करके डीसीज निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है? 3 नंबर्स ए बी सी प्रोपोर्शनल टू डीसीज। प्रोपोर्शनल टू डीसीज का मतलब क्या हो गया कि अगर जैसे मान लो किसी के डीसी हमारे आए 1,1,1 आए, ठीक है, मान लो इस तरह से आ गया, क्लियर आपको? यस सर। जैसे मान लो अभी वाला एग्जांपल ले लो, मान लो 1/√3 आया, मैंने वही लिख दिया। मान लो मैंने ले लिया कि 1/√3 1/√3 1/√3, ये हमारे डीसीज आए। तो अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं कि मेरे के डायरेक्शन रेशियोज कितने आएंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज हमेशा क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल टू डीसीज होते हैं। इसका मतलब ऐसे डायरेक्शन रेशियोज इज प्रोपोर्शनल टू डीसीज, मतलब इसके मल्टीपल में मैं कितने भी डायरेक्शन रेशियो बना सकता हूँ। मान लो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, तो मैं इसको 2/√3 2/√3 और 2/√3 भी बना सकता हूँ। ठीक है ना, कितने से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है आपको? यस सर। हमेशा उसके प्रोपोर्शनल में आता है, तो प्रोपोर्शनल में उसको आप 2 बार 3 बार 4 बार कितना भी करो फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन की बात करो, तो मेरे को निकालना है डीसीज एंड डी आर ऑफ द एक्स एक्सिस। अच्छा एक्स एक्सिस का मतलब, एक्स एक्सिस पे कौन जीरो होता है? वाई कोऑर्डिनेट और जेड, वो दोनों यस तो जीरो हो जाएंगे। सर। ठीक है, और एक्स एक्सिस का मान लो कोई ना कोई कोऑर्डिनेट आएगा। यस सर। हाँ, इसमें कुछ मिसिंग है क्या? ये पॉइंट नहीं है ना अपने को। ओके, और इसमें देखोगे तो इसमें क्या है देखो, उन्होंने दिया है मॉड ए इज इक्वल टू 5 एंड डीसीज ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर के डीसीज आपको दिए तो आपको ए वेक्टर निकालना है। अगर उन्होंने डायरेक्शन कोसाइंस दे दिया आपको, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर क्या दिए? 1/√2 -1/√2 और 0, ये डीसीज दिया आपको।
और आपको एक कंडीशन दे दिया कि ए वेक्टर है, उसका मोड है वो कितना दिया है, 5 दिया है। तो आपको बताना है ए वेक्टर क्या है, वो वेक्टर क्या है जिसका मॉड आपको 5 दिया है। क्या आएगा? और 2 पॉइंट के बीच सर में ये जो हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर ये लास्ट चैप्टर से कनेक्ट है ये चैप्टर भी? वेक्टर वाले से? यस सर। वेक्टर वाले से थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, ज्यादा नहीं है। जैसे कभी क्रॉस निकालना पड़ा तो क्रॉस के लिए आपको वेक्टर वाला फॉर्म याद करना पड़ेगा ना, वो डिटर्मिनेंट वाला। अगर थोड़ा बहुत डॉट यूज करना पड़ा तो डॉट भी आपको याद होगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत यूज होगा। ठीक है, बट मोस्टली ये 2D से कनेक्टेड है, मतलब 2D को अगर थोड़ा इमेजिन करके करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, 3D में आसानी से समझ में आएगा। थोड़ा बहुत डॉट और क्रॉस तो चलेगा इसमें, इसकी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, नीचे वाला देख लो, डीसीज एंड डीआरस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दीज पॉइंट्स। 2 पॉइंट को ज्वाइन करना है, मतलब एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, इनको ज्वाइन करें 0 1 -1। और इसके हमें क्या निकालने, डीसीज एंड डीआरस निकालने। कैसे निकालते हैं? देखो पहले आप डीआरस निकाला करो, ठीक है, डीआर निकाला करो, डीआरस। डीआरस कैसे निकालते हैं, देखो 2 पॉइंट का जब भी ज्वाइन करेंगे उसके अगर डीआर चाहिए ना तो आप दोनों को सेपरेट कर दो। जैसे वो x2 - x1 y2 - y1 वाला स्टोरी नहीं था, वो वाला। यस ठीक है, तो बताओ इसको सेपरेट करके बताओ, 0 -1 आएगा, 1 फिर 1 - 2 भी कितना आएगा, -1, फिर -1 और -1, तो वो -2 हो गया। ठीक है, ये अपने डीआर आ गए। अब अगर डीसीज बनाने ना, अपने को डीसीज बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, इसके स्क्वायर का रूट से डिवाइड कर दो, मतलब वो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो अगर आपको डीसीज क्रिएट करने हैं। क्योंकि डीसीज में मैंने क्या बताया कि L² प्लस M² प्लस N², वो तीनों का वैल्यू का स्क्वायर हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्रिएट आप डिवाइड क्या करो, तो देखो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4। तो कितना कर दो, √6 से डिवाइड ना, यस सर। क्या आएगा फिर, -1/√6, -1/√6 और -2/√6। अगर आप अब इसका स्क्वायर करके ऐड करके देखोगे ना दिमाग में, तो आपको 1 ही दिखेगा रिजल्ट। देखो ना एक बार स्क्वायर करो, 1/6, 1/6 और 4/6, 1/6, 1/6, 4/6 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 6/6 नहीं आएगा? यस सर। यस समझ में आया? तो यस हमेशा सर। ध्यान रखना, अगर आपने पहले डीआर फाइंड आउट कर लिया ना, डीआर फाइंड आउट कर ली, तो डीसीज को अगर बनाना है तो इसका मतलब आपको उससे डिवाइड करना है। ठीक है, वो ध्यान रखना। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि अगर मान लो उसके डीआर ऐसे A B C, अगर डीआर है उसके, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, और अगर मेरे को डीसी बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, A/अंडर रूट में क्या लिख दूं, A² प्लस सिमिलरली B/अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस C²। एंड सेम स्टोरी फॉर दिस वन, C/अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस C²। इस तरह से आप डीसीज क्रिएट कर सकते हो, बट आपको पहले डीआर आना चाहिए। डीआर का मतलब सिंपल स्टोरी है, कोई भी वेक्टर अगर देगा ना, कोई भी वेक्टर दे, जैसे मैंने बोल दिया i प्लस j प्लस k, तो इसके जो कॉफिशिएंट है ना 1 1 1, ये उसके डीआर होते हैं। ठीक है, if line is parallel to a given vector then dr of the line is the coefficient of ijk। क्लियर है? बट वो डीआर आएंगे, आपको डीसीज बनाना है तो आप क्या करना, अंडर रूट में A² B² C² से डिवाइड करना, डीसीज आ जाएंगे। और जो डीसीज दिया है, ठीक है, उसके कितने भी मल्टीपल्स में अगर बनाओगे तो आपको डीआर बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि डीआर इज प्रोपोर्शनल टू एबीसी, ये तो ध्यान रखना। चलो फिर नेक्स्ट, हाँ, कुछ रिलेशन की बात करता हूँ मैं, थोड़ा 1 2 रिलेशन बताता हूँ इधर। पहला रिलेशन तो आपने ये देख लिया कि L² प्लस M² प्लस N², वो कितना होता है,
वन होता है क्या? यस यस सर। अगर मैं यहाँ से मान लो छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट रिलेशन बनाऊं, तो एल मतलब क्या था हमारा? कॉस अल्फा ना। तो ये यस कॉस यस स्क्वायर सर। अल्फा और प्लस में कॉस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वायर गामा इक्वल टू वन हो गया। अच्छा, अगर मान लो मेरे को इसको साइन में कन्वर्ट करना हुआ, ठीक है, साइन में अगर कन्वर्ट करेंगे, तो चिराग आपको पता है ना कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन में क्या लिखते हैं? वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखते हैं क्या? यस सर हाँ, सिमिलरली कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिखेंगे? वन माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर साइन बीटा। स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा को वन माइनस साइन स्क्वायर गामा, क्या सही है? इक्वल टू में कितना हो गया? वन। ये वन तो वन ही रहेगा। यस अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, देखो क्या आपको वन 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 मिला के कितने हो गए? वन वन वन, थ्री हो गए। यस यस सर। सर थ्री हो गए। अच्छा, ये वाला वन उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपको इधर दिख रहा है क्या? लेफ्ट हैंड साइड में टू बचेगा, और यस मैंने जो सर। माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा था ना, वो उधर भेज दिया, साइन स्क्वायर बीटा भी वहां भेज दिया, साइन स्क्वायर गामा भी वहां भेज दिया। तो मतलब आपको उधर क्या दिखा? राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस में साइन स्क्वायर गामा। एक रिजल्ट ये बन गया कि अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू अगर पूछे आपसे कोई, तो आंसर कितना आएगा हमेशा? टू आएगा। टू आएगा। ये था। और अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो उसका आंसर कितना आएगा? वन आएगा। वन एंड आएगा। अगर एल और एम एन पूछे, तो इन टर्म्स ऑफ एल एम एन में क्या रिजल्ट होता है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वो हमेशा वन होता है। क्लियर हो गया? ये याद रह जाएंगे तीनों। यस यस सर सर। चलो ठीक है, तो फिर ये वाला तो हमने कर लिया ना, इक्वली इंक्लाइंड वाला। चलो तो फिर ये वाला ट्राई करते हैं। देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट। अच्छा, विद द कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया एक्स के साथ में अल्फा एंगल है, वाई के साथ में बीटा एंगल है, बीटा। जेड के साथ में कौन सा एंगल है? गामा गामा एंगल। एंगल। ये चीज दे दी। और एक चीज उन्होंने ये भी मेंशन कर ली कि अल्फा प्लस बीटा है वो आपका 90 डिग्री है, ये भी उन्होंने मेंशन किया है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? गामा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, गामा निकालना है तो पहले तो ये लगा लेते हैं, cos स्क्वायर अल्फा, वी नो दैट cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या होता है इसका रिजल्ट? वन वन के इक्वल। वन के इक्वल होता है, वी ऑलरेडी नो दैट। और एक कंडीशन उन्होंने ये दी थी कि अल्फा प्लस बीटा है वो मिला के 90 डिग्री है। तो फिर गामा की स्टोरी क्या होगी? अच्छा देखो, यहाँ से दो तरीके बनते हैं कि या तो आप ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगाओ, या लगाओ फिर कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ दिया है कि आपको अल्फा प्लस बीटा 90 दिया है, तो आप कुछ अज्यूम कर लो ना अल्फा और बीटा को। कोई दिक्कत है? देखो 90 का नो मतलब क्या होगा? 90 तो 70 और 20 भी होता है, बट आप 70 और 20 यूज करोगे ना, तो आपको cos स्क्वायर 70 डिग्री की वैल्यू नहीं पता। पता है क्या आपको? नो नो सर। सर तो आप बेटर है यार ये 60 और 30 मान लेते हैं 60-30 भी कर लो, 45-45 भी कर लो, ज्यादा बेटर होगा ना, यस सर। फोर्टी है ना? फाइव फोर्टी फाइव ठीक है। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप 0 और 90 भी कर सकते हो, ये लो, यस सर। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ दिक्कत है? क्योंकि cos 0 आपको पता है और cos 90 भी पता है। यस सर। हाँ, तो आप कोई भी ले लो, चलो मैं 45-45 लेके दिखा रहा हूँ। तो मैंने मान लो ले लिया कि अल्फा 45 है और बीटा 45, मतलब इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ। तो अब इस रिजल्ट को पुट करते हैं यहाँ पर, है ना, ये रिजल्ट में पुट करते हैं, तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर 45 कितना होता है वो? वन बाई रूट टू। वन बाय वन बाय रूट टू होता है सर। और फिर दूसरा वाला कॉस बीटा, वो भी क्या होगा? वन बाय वन रूट बाई टू। रूट स्क्वायर, और प्लस में कॉस स्क्वायर गामा, ये एज इट इज रहेगा, इसी को तो फाइंड आउट करना है, और इक्वल टू में वन। अब अगर ध्यान दो, तो वन बाई रूट टू का स्क्वायर, वन बाई रूट टू का स्क्वायर, क्या वो हाफ प्लस हाफ वन हो गया क्या? यस सर। यस सर वो वन को उधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको क्या दिखेगा? कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वायर गामा गामा इक्वल टू जीरो। जीरो बन गया। जीरो अब आप सोचो, यहाँ भी कॉमन सेंस ही लगा रहे हैं कि कॉस स्क्वायर गामा जीरो है, तो मतलब ऐसे लिख दो कॉस गामा खुद जीरो है। यस सर। भाई किसी का स्क्वायर जीरो तभी तो होता है ना जब वो खुद जीरो होता है। और अगर यस कॉस सर। गामा जीरो है, तो क्या गामा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया? यस सर। कॉस जीरो। यस सर, ये यस सही सर है। ऑप्शन मैच हो गया? सबका हो गया भाई? यस सर।
हाँ, यस सर। और ये एक्चुअली ज्यादा अच्छा था ना, डुएबल भी था। बट अगर आप मेथड 2 से जाते, जैसे मान लो मैं यहाँ से ये रिलेशन लगाता कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बीटा को हम लिख सकते हैं 90, क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस अल्फा ना। तो वो वाले मेथड से करते हैं ना, तो ज्यादा लंबा होता, जैसे ऐसे बन जाता हो कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह क्या हो जाता, 90 माइनस अल्फा, और प्लस में कॉस स्क्वायर गामा। मैं वो वाला मेथड भी दिखा रहा हूँ। ये समझ में आया, 90 माइनस अल्फा कहाँ से लिखा मैंने, यहाँ से बीटा निकाल दिया ना। दिख रहा है यस आपको सर। कंडीशन? हाँ, कंडीशन से बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा। तो अगर ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा आप लोगों ने, प्रॉपर्टी कॉस 90 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में गया है? सेकंड कोऑर्डिनेट में सर। 90 माइनस थीटा सेकंड में कहाँ जाता है? फर्स्ट नाइन फर्स्ट में सर। हाँ, 90 माइनस थीटा ना फर्स्ट में चला गया हो। फर्स्ट में फर्स्ट यस में सर। गया। हाँ, तो फर्स्ट में गया, और आपको पता है ये वर्टिकल लाइन पे आया है, राइट। तो मैंने बोला था ना एक दिन, यस सर। वर्टिकल लाइन फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा बन साइन जाएगा। स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। हाँ, और इधर देखो अब क्या ये प्रॉपर्टी बन गई है आपकी, जो 9 10 से पढ़ते आ रहे हो आप, कौन सी वाली, यस सर। कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 अल्फा के इक्वल। इज इक्वल टू 1। वो वन उधर जाके जीरो हो गया, 0। तो रिजल्ट तो वही आया ना। यस सर। तो मतलब आप दोनों तरीके से अप्रोच लगा सकते थे, अगर आपको कुछ नंबर्स लेने थे कि 0 और 90 डिग्री, वो भी चलेगा, और एरल्स आप अल्फा बीटा की फॉर्म में भी निकाल के सोचते तब भी बनता। चलो तो फिर अगला देखते हैं ना, फटाफट देखते हैं। ए लाइन मेक्स सेम एंगल, ठीक है ना, सम एंगल है ना ये, सम एंगल है, कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा, ओके, विद ईच ऑफ द एक्स एंड जेड। अच्छा समझे क्या, एक्स एंड जेड दोनों के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहे हो, थीटा थीटा एंगल। बना रहे हैं, समझ गए। तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल दूं कि जो एल होगा आपका, एल वो cos थीटा आएगा, और एन को भी क्या लिख दूं, cos थीटा लिख दूं। कॉस थीटा। क्योंकि एक्स और जेड के साथ तो एल और एन ही बनता है ना, और एम किसके साथ बनता है, वाई एक्सिस के साथ में। और फिर उन्होंने बोला देखो, इफ द एंगल बीटा विच इट मेक्स विद वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में फिर क्या लिख दूं, cos बीटा क्या, बीटा एंगल कॉस बीटा। यस सर। ये किसके इक्वल है आपका, एम। एम के इक्वल। ये एम के इक्वल है, और बाकी सारे पता ही आपको, cos बीटा आपका m हो गया, l cos थीटा बनाएगा क्योंकि थीटा एंगल, और n के लिए भी क्या आएगा, cos थीटा। अब उन्होंने बोल दिया कि सच दैट, एक कंडीशन दे दी, क्या कंडीशन दी है, साइन स्क्वायर बीटा, उसको आप क्या यूज कर सकते हो, 3 टाइम 3 साइंस साइन साइंस के थीटा। आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और बोला कि फिर फाइंड आउट क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा निकालना है। तो वी नो दैट ऑलरेडी, यही आपको प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, यही लगानी है कि ऑलरेडी हमें पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 1। लगा दो, एल का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, एम का यस स्क्वायर, सर। एम का स्क्वायर में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर cos बीटा। स्क्वायर बीटा बीटा। आ जाएगा ना, cos स्क्वायर बीटा, और एन का स्क्वायर में फिर से क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर इक्वल टू, थीटा 1। कोई डाउट है? नो अब सर। देखो, cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा मिला के 2 cos स्क्वायर थीटा हो गए। यस सर। 2 कॉस के थीटा। तो लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये 1 एज इट इज लिख दिया। अब सोचो, cos स्क्वायर बीटा हमारे पास है, और उन्होंने क्वेश्चन में आपको साइन स्क्वायर बीटा दिया है क्या, यस सर। तो फिर आप cos स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर बीटा में कैसे चेंज करो? 1 माइनस करना पड़ेगा सर। प्लस माइनस कर लेंगे 1 को। हाँ, तो मैं उसको लिख दूं क्या, इस cos स्क्वायर बीटा को मैं लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब देखो उससे एडवांटेज क्या हुआ, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, फिर साइन स्क्वायर बीटा उधर चला गया, तो मेरे को एक रिजल्ट मिला, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर बीटा, ये मिल गया, सही है। यस सर। हाँ, अब इस साइन स्क्वायर बीटा को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा से, नहीं दिख रहा आपको, यस सर कर तो सकते लगा, हैं। तो क्या बनेगा साइन ये, स्क्वायर बीटा।
cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात सोचो यार, इधर cos स्क्वायर है, इधर साइन स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या मैं इसको चेंज कर लूं सबको, इन टर्म्स ऑफ cos में चेंज कर लूं? और cos में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें किसको फाइंड आउट करना है, cos का cos। थीटा को। तो मैं इसको ऐसे लिखूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा आपने, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, ये लिख सकते हैं हम इसको, साइन स्क्वायर थीटा यस को। सर। यहाँ पे देखोगे तो कितना बना, हाँ बढ़िया, ये आपको दिख रहा है 3 टाइम यस cos स्क्वायर थीटा माइनस का मल्टीप्लाई, और ये माइनस का 3 cos स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस प्लस का का। हो जाएगा। और ऑलरेडी वहां पर आपको क्या दिख रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 3 प्लस 2 कितने हो गए, 5 cos स्क्वायर थीटा। 5। इक्वल टू में क्या बचा वो बताओ, कुछ एक मल्टीप्लाई रह गया हमारा, 3 रह गया सर। 3 रह गया ना, तो इक्वल टू में, क्योंकि अगर ध्यान दोगे तो ये 3 को 1 से भी तो मल्टीप्लाई करना था, तो इक्वल यस सर। टू आएगा 3। तो क्या उन्होंने पूछा है cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, 5/3। 5/3 नहीं, 3/5। 3/5। 3/5, 3/5 सर। हाँ 3/5, ठीक है। यस सर। यस सर। सबको क्लियर हो गया, यस सर। यस सर। बढ़िया फिर, ठीक है फिर बढ़िया। चलो ये एक चीज है, ये भी बता दूं आपको इसमें कैसे निकालते हैं, ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के ना। चलो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं ना, इन्वॉल्वमेंट होते हैं थोड़ा सा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इन 2D आप लोगों को याद होगा, पहले 2D का बताओ, 2D का आपको क्या क्या याद है स्ट्रेट लाइन। 2D में जैसे अलग अलग टाइप्स नहीं होते थे, मतलब स्लोप पॉइंट फॉर्म, वन पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म, यस सर। सुने ना, ठीक यस है। सर। तो ये हम कौन सा वाला फॉर्म पढ़ रहे हैं कि अगर मान लो एक लाइन है पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। देखो आपको वहां 2D में ऐसे बताया जाता था कि कोई भी एक लाइन है वो किसी पॉइंट से पास कर रही है, और वो लाइन का या तो स्लोप पता होता था, ठीक है, तो हम वो स्लोप पॉइंट वाला कंसेप्ट नहीं लगा देते थे 2D में, लगाते थे ना। या यस फिर सर। कंडीशन कैसे होता था, वो कंडीशन ऐसे होता था कि एक लाइन है जो किस पॉइंट से पास कर रहा है वो भी पता है, और वो किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है, तो हम वो पैरेलल या परपेंडिकुलर के कंसेप्ट से भी स्लोप निकालते थे, याद है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें कि एक लाइन है, ठीक है, जैसे मान लो ये लाइन है, ओके, ये किसी पॉइंट से पास कर रहा है, ओके, ये गिवन है पॉइंट, तो मान लो ये पॉइंट है, जैसे मान लो ये पॉइंट है ए, जो गिवन है, जिसको मैंने बोल दिया ए वेक्टर, चलेगा, कुछ ना कुछ तो देगा ना आपको पॉइंट पासिंग थ्रू, ओके। और ये लाइन किसी दूसरे लाइन के पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, उन्होंने मेंशन किया क्या, एक लाइन है जिसके पॉइंट गिवन है और पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, एक वेक्टर जैसे मान लो बी वेक्टर मान लो, ठीक है, बी वेक्टर जो उसके पैरेलल है, लिखा क्यों नहीं है? हाँ, एक बी वेक्टर मान लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके, ऐसे मान लो ये एक पॉइंट है ए, जिसका ए वेक्टर दिया है। अच्छा ए वेक्टर दिया है, मतलब कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट रहेंगे ना हमारे एक्स वाई जेड में, ठीक है, यस सर। और वो एक लाइन है, दूसरा लाइन है जिसके पैरेलल है, तो पैरेलल वाला वेक्टर मान लो बी वेक्टर है, ठीक है। आपको बी वेक्टर भी मिलेगा, जैसे मान लो मैंने बोल दिया A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, ठीक है, ये आपको दिया है। और एक पॉइंट मान लो मैंने ऐसे मान लिया कि एक आर वेक्टर है, जो हमने पॉइंट अज्यूम कर लिया ऑन द लाइन, जिसके कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वाई जेड, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया, ओके। तो जब भी आपको एक लाइन देते हैं, एक गिवन लाइन है जिसके पैरेलल है और एक पॉइंट पासिंग थ्रू वाला पॉइंट दे दिया, अच्छा वो पैरेलल वाला तुम्हें वो याद है क्या, जैसे हम उसमें लाइन के पैरेलल वाला स्लोप यूज करते थे, कि मान लो एक लाइन है उसके पैरेलल है, तो हम वो पैरेलल लाइन का स्लोप कंसेप्ट यूज कर लेते थे, करते थे ना। तो वैसे ही अगर मान लो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अगर मेरे को इसके डी आर लिखने, डायरेक्शन रेशियोज,
क्या हम नहीं लिख पाएंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज? यस सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ, तो इसके जो होंगे बी वेक्टर के होंगे वही तो उसके होंगे। जैसे मान लो बी वेक्टर के मैंने बोले A1 B1 C1 है, तो यही सेम उस लाइन के होंगे, होंगे ना? तो जब भी आपको ले कि एक लाइन से पास कर रहा है, ठीक है, एक लाइन से पास कर रहा है, गिवन पॉइंट दिया आपको, ए वेक्टर दिया है और एक वेक्टर और दिया है जिसके पैरेलल है, तो उस लाइन का इक्वेशन निकालने का तरीका जो वेक्टर फॉर्म में होता है ना, वो होता है आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ ए वेक्टर का मतलब हो गया पासिंग थ्रू वाला पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट, और जो बी वेक्टर है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है ना? बी वेक्टर आपको पता ही है, वेक्टर पैरेलल टू द गिवन लाइन। ओके, और ये जो पॉइंट है ए वेक्टर वो क्या आपका गिवन पॉइंट, और ये आर वेक्टर क्या है उसका जनरल पॉइंट जो हमने उस पे लाइन पे एज्यूम किया। ओके, कोई डाउट नहीं ना? और ये देखो रिलेशन आया कहाँ से, देखो रिलेशन यहाँ से आया, देखो ए आर वेक्टर, ए आर वेक्टर मैंने फाइंड आउट किया। अच्छा, ए आर वेक्टर कैसे निकालते थे? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर नहीं निकालते थे? याद आ गया? अच्छा, ये ए आर वेक्टर क्यों निकाला? क्योंकि ये वेक्टर और ये जो दूसरा वाला है वो दोनों के दोनों पैरेलल है। अच्छा, मैंने लास्ट में आपको वेक्टर वाली क्लास में बताया था कि दो वेक्टर पैरेलल होते हैं। मैंने बताया था ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी सी वेक्टर या सी डी वेक्टर जो भी दिए, मैंने ऐसे ही बताया था ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, अगर ये दोनों यस। पैरेलल, बताया था। तो अभी तो उन्होंने बोला कि यस। ये और ये पैरेलल है, तो अगर मतलब ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर तो हम उसको लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? और आर ए आर वेक्टर का मतलब ही क्या हो गया? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसका प्रूफ बता रहा हूं मैं, और इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब यहां से देखोगे तो ये माइनस का ए उधर जाएगा, तो क्या रिजल्ट हमारा आ गया? यही तो रिजल्ट आएगा। तो ये जो फॉर्म है ना, ये कौन सी फॉर्म है? ये वेक्टर फॉर्म में बोलते हैं इसको, वेक्टर फॉर्म। कोई भी लाइन का 3D में अगर लिखते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है किसी भी लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन है इन द वेक्टर फॉर्म, तो कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अच्छा, ए वेक्टर क्या होता है यहाँ पर? जो आपका गिवन पॉइंट है, समझ गए? क्लियर है? यस सर। हाँ, और बी वेक्टर आपका क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज, वो आपको देगा वो किस वेक्टर के पैरेलल है। क्लियर है? ये जो बी है वो आपका डी आर से डायरेक्शन रेशियोज है, और ए वेक्टर है वो आपका पासिंग थ्रू पॉइंट है। अच्छा, कई बार आपको 2D में पढ़ा है क्या कि कई बार दो पॉइंट से पास करने वाली भी लाइन पूछते थे वो, कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ जो दो पॉइंट से पास कर रही है, याद है? यस सर। अच्छा, दो पॉइंट से पास करते थे तो हम उसमें क्या निकालते थे 2D में? पहले हम स्लोप निकालते थे, याद है क्या? स्लोप, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, आगे पढ़ेंगे कि दो पॉइंट दे दिए, वेक्टर नहीं दिया पैरेलल वाला, मतलब डीआर नहीं दिया आपको, ये वाला कंसेप्ट मिसिंग रहेगा। तो फिर डीआर निकालने के लिए हम दो पॉइंट का डीआर कैसे निकालते हैं, मैंने एक दिन ये बताया था ना इसमें, देखो दो पॉइंट का डीआर कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? वो x2 माइनस x1 वाला कंसेप्ट बताया था ना, कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, याद है? वो वाला कंसेप्ट लगाते हैं कि दो पॉइंट का अगर डीआर निकालना है तो आप क्या यूज करो? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, अगर हम दूसरे कंसेप्ट की बात करें कि लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, तो उसमें जो पहला वाला पढ़ लिया हमने वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कोई भी लाइन अगर उसका इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। क्लियर है? ए का मतलब क्या है? पासिंग थ्रू पॉइंट, और बी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? डी आर को। अगर मेरे को इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड में, ठीक है, तो उसको देखो कैसे लिखते हैं। ये लिखने का तरीका होता है आपका, जैसे मान लो यहाँ से हम इसको लिखते हैं एक्स माइनस x1 अपॉन ए, ये डी आर, इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी, इक्वल टू जेड माइनस z1 अपॉन सी। यहाँ पर ए बी सी
ये आपके वो डीआरस होते हैं। डीआर कहाँ मिलते हैं? बी वेक्टर में मिलते हैं। समझ गए? उसी को कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो x1 y1 z1, ये क्या होते हैं हमारे गिवन पॉइंट्स। ठीक है। अब कई बार आपको ना डायरेक्शन रेशियो 0 भी मिलेंगे, जैसे मान लो कुछ इस तरह से दिखेगा x-1/0 या y-1/2 और z-3 मान लो 5 लिख दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि सर ये x-1/0 मतलब ये अनडिफाइन हो गया। ये नीचे 0 2 5 ये सब क्या होते हैं? डायरेक्शन, क्या बोलेंगे उनको? डायरेक्शन रेशियोज ना। क्लियर है? हाँ, और इक्वल टू में लैम्डा। ठीक है, वो जो लैम्डा टाइप था ना, लैम्डा बी वेक्टर, उसमें इक्वल टू में लैम्डा। तो अगर मान लो यहाँ पर मेरे को पैरामेट्रिक पॉइंट की बात करूं मैं, कि उस लाइन पे अगर मेरे को पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम करना है, तो क्या यहाँ से आपको पैरामेट्रिक पॉइंट दिख रहा है क्या? ये क्रॉस में जाएगा, ए लैम्डा नहीं बन जाएगा? ये वाला इधर मल्टीप्लाई होके दिख रहा है ए लैम्डा। और फिर आपको वहां दिखा क्या? ऐसे दिखा क्या? जैसे x-x1 इज इक्वल टू ए लैम्डा। सिमिलरली y-y1 इज इक्वल टू बी लैम्डा। और सिमिलरली z-z1 इज इक्वल टू सी लैम्डा। क्या ये पॉइंट्स आए इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद? यस सर। अगर मेरे को यहाँ से x y z निकालना है, तो क्या आपको x कोऑर्डिनेट दिखा क्या? a लैम्डा प्लस x1। सही है। और y को क्या लिखूं? यस सर। y को बी लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस वाई y1। और z को क्या लिखेंगे? c लैम्डा प्लस। लैम्डा प्लस z1। ये आपके वो पैरामेट्रिक पॉइंट हो गए, देखो जैसे यहाँ लिखा। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं उसको। कि मान लो कभी भी मेरे को लाइन पे पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम करने हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो आप ये वाला तरीका लगा सकते हो यहाँ से, कि उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे डीआरस को, और उसमें x1 y1 z1 को ऐड कर देंगे। दिख रहा है क्या आपको? प्लस x1 प्लस y1 प्लस z1। तो ये जो x y z था वो पॉइंट कहाँ था हमारा? कहाँ था? वो लाइन पे था ना। कहाँ था वो? लाइन पे। यस तो अगर लाइन पे जनरल पॉइंट अज्यूम करना है, ठीक है ना, इसको जनरल पॉइंट भी बोलते हैं। अगर मेरे को कोई एक जनरल पॉइंट अज्यूम करने की बात आएगी, तो हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे कि डीआरस को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके प्लस में गिवन पॉइंट वो ऐड कर दो, x1 y1 z1। क्लियर है? कार्टेशियन फॉर्म लिखने का तरीका है कार्टेशियन फॉर्म। जैसे वहां पर हम स्लोप फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म वगैरह करते थे ना। चलो पहला एग्जांपल करते हैं ना। कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन इन द कार्टेशियन फॉर्म। पहला क्वेश्चन में देखो क्या दिया आपको, एक पॉइंट दे दिया। क्या पॉइंट गिवन है क्या? यस सर। जिसको मान लो ए है। और एक वो पैरेलल वेक्टर भी दे दिया आपको, पैरेलल वेक्टर। अच्छा, ये पैरेलल वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा? डीआरस को। बताओ कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं? x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 वन अपॉन माइनस बी, बी इक्वल टू z जेड माइनस माइनस z1 इज टू इक्वल टू सी। लैम्डा मान। ठीक है। अच्छा, आपको तीन चीज चाहिए, ए बी सी। ये तो होते हैं डीआर। तो पहले वाले क्वेश्चन में डीआर बता दो मेरे को, क्या दिख रहा है आपको? डीआर कितने हैं? 1,2,3। क्या यही थ्री। डीआर है? यस सर। और अगर मान लो मेरे को डीसी निकालना हो, तो डीसी कैसे निकालते हैं? यहाँ से किससे डिवाइड करते हैं? अंडर रूट में। इसके यस सर, इसके मैग्नीट्यूड से। हाँ, उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डीआर आ गया, पॉइंट आ गया। तो क्या मैं कार्टेशियन फॉर्म लिख दूं? क्या लिखूं? x माइनस x1, पॉइंट क्या आपका? 1, अपॉन में भी डीआर कितना आएगा? 1 आएगा, इक्वल टू जेड माइनस सॉरी y माइनस y1 भी 1 है क्या आपका? पॉइंट दिख रहा है? यस सर। हाँ, और अपॉन में बी टू। कितना है? 2। सिमिलरली टू। जेड माइनस ऑफ -2 दिख रहा है क्या? माइनस यस ऑफ। सर प्लस हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये z+2 हो गया। और डिवाइड में कितना आएगा? 3। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म आ गया। समझ गए? यस सर। अब ये दूसरा वाला आप कर लेना ना, सेम टाइप का। देखो उसने डायरेक्टली डीआर बोल दिया, बट तीसरा वाला देख के बताना मेरे को। तीसरे वाले में आपको पॉइंट दिए,
बट उन्होंने ना जानबूझ के आपको डीसीज दे दिए, डीसी। तो बट आपको क्या चाहिए होते हैं? DRs. डीआर, डायरेक्शन रेशियोज। कैसे निकालते हैं डीसी से डीआर? क्या करें बताओ? हाँ, दिख रहा है क्या आपको? अरे उन्होंने जानबूझ के क्या कर दिया। अच्छा एक बात हो, ये अगर 1 2 3 उसके डीआर है, तो क्या उसका डीसी यही बनेगा क्या? उसको डिवाइड बाई क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर, Yes. 2 का स्क्वायर, 3 का 2 स्क्वायर। का स्क्वायर 3 का स्क्वायर. हाँ, तो वही तो 14 बनेगा। तो मतलब अगर लास्ट वाले के डीआर देखते तो कितने आते? 1 2 3 ना। समझ गए? अब Yes sir. डीआर आ गया तो पॉइंट पता ही है, बस लिख लेना उसको, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि वो प्रोपोर्शनल में होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर डीसीज भी पता है, उसको आप किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो डीआर आता है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज बताए थे ना वो डीसीज के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल में होते हैं ना। ठीक। Yes sir. चलो, तो इसी टाइप से देख के ना मेरे को बताओ कि मान लो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या थर्ड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है क्या कार्टेशियन फॉर्म में? नहीं ना, क्योंकि उसके डीसीज दिख रहे हैं आपको। Yes sir. हाँ, और यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस पे है तो डीसीज एक्स का ही तो होगा, वाई और जेड के तो कितने होंगे? 0. 0 0 हो जाएंगे ना, इसलिए पहला ऑप्शन आ गया। चलो ठीक है, याद रखना है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस हमारा 1 0 0 होगा, तो इस हिसाब से ये जो 1 0 0 होना चाहिए। और पॉइंट की बात करेंगे, कोई पॉइंट अगर दिया है तो चलेगा। अब फटाफट ये देखते हैं, देखो फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, दोनों निकालने हैं। किससे निकालने हैं? एक लाइन है जो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है, आपको 2 पॉइंट दिए जहां से लाइन पास कर रहा है, सिंगल पॉइंट वाला नहीं है। ठीक है, अगर सिंगल पॉइंट वाला होता ना, तो उसके लिए तरीका क्या था याद है? वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस Lambda b. लैम्डा वी वेक्टर, ये वाला कंसेप्ट लग जाता और कार्टेशियन भी आ जाता। बट अब स्टोरी देखो क्या हो गई, कि आपको 2 पॉइंट दे दिए जहां से पास कर रहे हैं। लेट्स से मान लो ये ए है, ये बी पॉइंट है। अब आपको ना ये पता होना चाहिए कि आपको पहले डीआर कैसे निकालते हैं कोई भी 2 पॉइंट का, क्योंकि डीआर इसलिए चाहिए क्योंकि बी वेक्टर तो हमारा डीआर था। अब कभी भी आपको 2 पॉइंट दिखे ना, तो आप डीआर कैसे निकालो करो, दोनों को सेपरेट कर लिया करो। समझ गए ना? सेपरेट करने का मतलब ये हो गया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये आपके डीआर आ जाएंगे। समझ गए? तो बताओ इसको सेपरेट करके बताओ डीआर क्या आएंगे। 3 माइनस 3 0, Yes sir. -2 ऑफ -2 वो भी कितना आएगा? 0. 0, और 6 माइनस 5 वो कितना हो जाएगा? 11. बस डीआर आ गए। अब डीआर आ गए ना, अब दिमाग में आता है सर फिर ए वेक्टर क्या होता है? वो तो कोई पॉइंट होता है ना, वो तो पॉइंट होता है जहां पर लाइन पास कर रहा है। अब उसमें ये रहता है सर मैं ए पिक करूं या बी पिक करूं, तो आपकी चॉइस है, आप ए के साथ भी लिख सकते हो, बी के साथ भी लिख सकते हो, एनी वन पॉइंट। ठीक है ना, एनी वन, याद रह जाएगा। क्योंकि हम वो 2 पॉइंट वाला इक्वेशन ऑफ लाइंस नहीं करते थे 2D में, कि कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है। हम उसमें ये भी तो करते थे कि अगर हमने 2 पॉइंट के बीच का स्लोप निकाल लिया, तो हम स्लोप पॉइंट के कंसेप्ट से अगर जाएंगे, तो दोनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, इट्स अप टू यू, आंसर दोनों से सेम आएगा। याद आया कुछ 2D में? Yes sir. हाँ, तो सिमिलर सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, मतलब आपको ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि सर मेरे को ए वेक्टर कौन सा पिक करना है। चलो मैं फिर इसको कार्टेशियन फॉर्म में बताना, फिर मेरे को आंसर क्या आएगा। कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखो इसको? फॉर्म याद हो गया होगा आपको, x माइनस x1 अपॉन ए। तो मैं कोई एक पॉइंट, मान लो ये ए वाला पॉइंट चूज कर लिया हमने ना, तो क्या लिखो? x-3 क्या अपॉन में Y 0, 0. फिर y माइनस 1 ऑफ minus. +2 अपॉन में 0, और z Yes sir. +5 अपॉन 9. में 11। सही है? Yes sir. ठीक है, देख लो, यही आ रहा आंसर।
ये हमने पहला वाला पॉइंट ले लिया, बाकी कोई कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी दोनों में से कोई एक पॉइंट चूज करोगे ना वो भी चलेगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, चलो ये वाला करते हैं ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट। अच्छा, उन्होंने बोल दिया कि एक इक्वेशन का लाइन बताना है जो किसी पॉइंट से पास करता है, और पॉइंट का नाम भी दे दिया ए, जिसके कोऑर्डिनेट है 1 0 -1। क्या आपको ए वेक्टर मिल गया जिससे पास करता है? मिल गया ना? अच्छा, अब यस बस सर। एक एक जुगाड़ और चाहिए। किसका जुगाड़ चाहिए? डी आर्स का। सही है, अगर डी आर मिल गया तो क्या हम इक्वेशन ऑफ लाइंस नहीं बता सकते? बता सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है आपका? ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स लैम्डा बी बी वेक्टर, वेक्टर। ये आपको पता है ऑलरेडी। अब देखो, डी आर निकालने के लिए उन्होंने कंडीशन क्या दे दी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, वो परपेंडिकुलर है, किन दो लाइन के परपेंडिकुलर है? एक तो ये लाइन दी है और एक दूसरा लाइन दी है, इन दोनों लाइन के आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है। समझ में आया? तो फिर डी आर, नए डी आर कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे फिर? अच्छा, एक बात बताना, ये जो दो लाइन दी है, क्या ये आपको पॉइंट दिख रहा है? ये पॉइंट है ना? ये येलो कलर दिखता ही नहीं है। देखो, ये पॉइंट है ना? ये उस लाइन के क्या है? डी आर्स। ये भी पॉइंट है, दिख रहा होगा, ये भी आपका पॉइंट है दूसरी लाइन का, और ये उसका क्या है? डायरेक्शन रेशियोस। समझ गए? और कंडीशन क्या थी कि उन्होंने बोला है कि ये जो फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो जब भी हमें डी आर्स निकालने की बात करें और कोई दो लाइन के परपेंडिकुलर, तो आप क्या कर लिया करो, उन दोनों के डी आर्स का क्या निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालो। ठीक है, वो आपको नया डी आर दे देगा। समझ में आया? जैसे आपको क्रॉस तो याद ही होगा, क्रॉस यस सर। हमें बताया था कैसे निकालते क्रॉस, डिटर्मिनेंट फॉर्म आई यस सर। जे, जे के। बट डी आर यूज करने हैं, पॉइंट को मत यूज करना। ठीक है ना? तो पहले वाले जैसे 2 7 -3, और फिर दूसरे वाले के क्या आएंगे 2 -2 5। इससे आपको नया डी आर मिलेगा। ठीक है, जो हमें चाहिए होता है परपेंडिकुलर वाले में। पैरेलल अगर बोलता ना, पैरेलल बोलता तो दो लाइन देता ही नहीं ना, कोई भी एक लाइन का हम डी आर यूज कर लेते। और अगर पैरेलल बोलता तो फिर ये दोनों डी आर भी सेम होते या प्रोपोर्शन में होते। ठीक है, अभी देखोगे तो दोनों के सेम नहीं है ना, वो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्रॉस करना है। अच्छा, इसको क्रॉस करके बताओ फिर क्या आएगा। मेरे को सिर्फ कोऑर्डिनेट ही बता देना, पूरा आई जे के बताने की जरूरत नहीं ना। देखो क्या आ रहा है आंसर, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से आपको ओपन करना है। ट्वेंटी नाइन है क्या? यही आ रहा है 29 -16 और माइनस का 18। यस सर। सबका आ रहा है, चिराग आपका भी वही है। अब ये हो गए डी आर, ये हो गए पॉइंट, तो क्या हम उसका इक्वेशन नहीं लिख सकते? कैसे लिखेंगे? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर में क्या आएगा? आई प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप, प्लस में क्या आ जाएगा? लैम्डा टाइम डी आर्स ना, माइनस का 29 आई कैप माइनस का 16 जे कैप और माइनस का 18 के कैप। हाँ मनीष, क्या क्या बताना है बताओ। क्या रिपीट करूं, इक्वेशन निकालना या डी आर निकालना? डी आर्स कैसे निकालते हैं? इक्वेशन, इक्वेशन बताया ना कि अगर मान लो कोई पॉइंट अगर गिवन है,
ठीक है, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, मैंने ऑलरेडी बताया भी, देखो यहाँ पर कि अगर मान लो कुछ किसी लाइन का पॉइंट पता है, मान लो यहाँ बताया था, अगर एक लाइन है किसी पॉइंट से पास कर रहे हैं जो गिवन है x1 y1 z1, मान लो ये कोऑर्डिनेट पता है, और एक लाइन है वो किसी दूसरे लाइन के या दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है, वो पैरेलल वेक्टर भी आपको दिया है। तो अगर पैरेलल वेक्टर दिया है मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट है ना वो आपके डीआरस होते हैं, ठीक है। तो उसको लिखने का तरीका होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। ये मैंने प्रूफ भी बताया पीछे स्लाइड में, जहां पर ए वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट को, और ये जो बी आर किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। हाँ, और ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया आपका, ये लिखने का तरीका है वेक्टर फॉर्म। अगर मेरे को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो कार्टेशियन में कैसे लिखते हैं, x माइनस एक्स वन दैट पॉइंट अपॉन में a, ये a क्या है, dr जो b वेक्टर उसका, इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन b इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन c। ये a b c ये आपके drs होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, ठीक है। तो आपको dr निकालना है। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि आपको डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्टली दिए नहीं थे, उन्होंने क्या दिया था कि वो जो लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो कोई दो लाइन के परपेंडिकुलर है। अगर पैरेलल बोलता ना तो एक ही लाइन दे देता आपको, और एक लाइन देता तो यहाँ के जो डीआर है ना ये डायरेक्टली हम पिक कर लेते ये वाले, तो उससे आंसर डायरेक्टली आ जाता। बट उन्होंने बोला कि दो लाइन के परपेंडिकुलर है, तो फिर आपको नया डीआर निकालना है ना, न्यू डीआर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों डायरेक्शन रेशियोज, अब दोनों डायरेक्शन रेशियोज होते हैं कहाँ पर है, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो वो बी वेक्टर ही तो डीआर होता है, उन दोनों को क्रॉस करना था, परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। ओके, चलो तो फिर हाँ थोड़ा इसको देखते हैं। देखो ये भी सिंपल से क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है बट एक एक ही देखेंगे ना हम, एक कोई एक। अच्छा ये वाला देख लेते हैं, चलो पहला वाला, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म हेंस फाइंड देयर डीआर। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और मेरे को डीआर बताना है। तो मेरे को पहले वाले के डीआर बताओ, बट डीआर आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। डीआर पता है कहाँ मिलते हैं, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में ए, ये होता है डीआर, इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी, ये भी आपका डीआर होता है, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो आपको ए बी सी ये फाइंड आउट करना है, बट मेक श्योर कि आप कार्टेशियन फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लो, बिना कन्वर्ट किए आपको डीआर नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कुछ रिलेशन दिया आपको, देखो रिलेशन क्या दिया मैं लिख देता हूँ, 6x माइनस टू इक्वल टू 3y प्लस वन इक्वल टू 2z माइनस टू, ठीक है। ये उन्होंने थोड़ा सा चेंजमेंट करके दिया है, तो आपको हिंट क्या है, यू हैव टू कन्वर्ट लाइक दिस, और फिर बाद में एबीसी के बारे में सोचो क्या डीआर आएंगे, बट पहले वो कन्वर्ट करना पड़ता है। ऐसे मत सोचना सर इसके डिवाइड में वन है, उसके भी डिवाइड में वन है, उसके भी डिवाइड में वन है तो डीआर आ गई, ऐसे तो फिर पॉइंट भी गलत बताओगे। कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने का सिंपल फंडा याद रखना, एक्स वाई जेड तीनों के कोफिशिएंट आपने ध्यान दिए क्या, वन वन वन, वन होने चाहिए, उसी हिसाब से कन्वर्ट करो। फर्स्ट वाला करना है आपको, 6 से डिवाइड कर देंगे सर कोफिशिएंट एक 1 बनाने के लिए। वो तो करना ही पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा आपको, पहले कॉमन लेना सीखो, डिवाइड नहीं करना। डिवाइड मतलब सबको थोड़ी डिवाइड करोगे आप, सबको डिवाइड नहीं करना, सबको डिवाइड नहीं करना, आपको सेपरेटली सोचना है। आप पहले क्या करो, पहले जैसे मैं एक बताता हूँ, ये फर्स्ट वाला 6x माइनस टू है ना, इसमें क्या करो आप, इसका x का कोफिशिएंट 1 बनाना है। कैसे बनाओगे, 6 कॉमन ले लो, x माइनस टू अपॉन 6, कोई दिक्कत है इसमें 6 कॉमन लेने के बाद। अब सिमिलरली देखो, y का कोफिशिएंट अगर 1 बनाना है तो कितना कॉमन लोगे, 3, तो y प्लस 1/3, क्लियर है। और सिमिलरली z वाले भी दिख रहा है 2z माइनस टू, तो वहां किसको कॉमन ले लो, 2 को, तो z माइनस 1। इतना क्लियर हो गया सबको, कोफिशिएंट को 1 बनाओ, ठीक है ना। यस सर। हाँ अब इसको कैसे ट्रीट करो, ऐसे सोचो x माइनस, अच्छा ये 2/6 मतलब कितना हो गया, 1/3
हाँ तो 1/3, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं x माइनस 1/3। अच्छा ये जो मल्टीप्लाई में 6 था ना, क्या मैं इसको डिवाइड में 1/6 लिख सकता हूँ? क्योंकि ये यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा क्या? जाएगा, तो फिर से 6 टाइम नहीं हो जाएगा? मतलब मैंने इसकी सिर्फ चेंजमेंट किया, मैंने इसकी शक्ल बना रहा हूँ, इसकी शक्ल मैं ऐसे बना रहा हूँ इस टाइप से। समझ में आया? जो उसका फॉर्म था ना, वैसी उसकी फॉर्म बना रहे हैं हम, ताकि हम दोनों को मैच करें। आपको पता है ना, दो चीजों में कंपैरिजन करता है तो उसकी शक्ल बनानी चाहिए सेम कंपैरिजन करते समय। यस जैसे सर। बोलो यार इधर 2 की पावर में है और उधर भी, तो हम 2 की पावर में ही कन्वर्ट करते हैं ताकि हम पावर को इक्वलाइज कर सके। तो वही बस कन्वर्ट कर रहा हूँ। इधर देखो, ये y प्लस 1/3, दैट इज ओके, कोफिशिएंट 1 आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई में 3 था, तो मैं उसको डिवाइड में क्या लिख सकता हूँ? 1/3। क्लियर है? सिमिलरली 2 टाइम्स z-1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ z-1 अपॉन में 1/2। क्या कोई डाउट है? अपॉन में क्यों बोला? नो सर। अगर मान लो ये 2 की जगह ऐसे होता 1/2 इंटू z-1, तो फिर इसको नीचे ले जाने की जरूरत थी क्या? ये तो पहले से नीचे है ना, इसको तो हम ये लिख सकते हैं z-1/2। हाँ तो फिर उस केस में आपको नीचे लेके जाने की जरूरत नहीं है, वो जो 2 है ना वो उसका dr में काउंट होगा। बट यहाँ वो मल्टीप्लाई में था, तो मल्टीप्लाई में था इसलिए डिवाइड में चला गया। अब देख लो, ये जो हमारा नया रूप बना है, क्या वो कार्टेशियन फॉर्म जैसा दिख रहा है आपको? यस सर। अब इसको कंपेयर करो और मेरे को पहले बताओ पॉइंट, कि आपको पॉइंट क्या दिख रहे हैं, और फिर बताना dr, डायरेक्शन रेशियोस। पॉइंट बताओ पहले, पॉइंट क्या है? माइनस कंपेरिजन। 1/3। मैंने बोला ना कंपैरिजन ढंग से करना है, कंपैरिजन को देख के करना है। आप इसको कंपेयर करो, x x, ठीक है, माइनस माइनस, साइन दिख रहा है, तो फिर आगे क्या x1, तो आपको यहाँ x1 किसको मानना है? ये आपका x1 है ना, कितना आएगा x1? 1/3 ना। हाँ बहुत बढ़िया चिराग, 1/3। कंपेरिजन ढंग से करो ना। कंपेरिजन का मतलब देखो फॉर्म कैसा था, x माइनस x1, x1 इज द पॉइंट ना। वो माइनस को साथ क्यों पिक कर रहे हो, वो तो था ही ना ऑलरेडी। सिमिलरली दूसरे वाले में बताओ, y प्लस 1/3 है, और वो एक्चुअली क्या होना चाहिए था, y माइनस 1/3। अच्छा सोचो ये माइनस का प्लस कैसे बना होगा, जब वो खुद पॉइंट क्या है, माइनस का 1/3। माइनस का। तभी तो माइनस ऑफ माइनस प्लस आता है। मतलब ऐसे दिमाग में रखो, माइनस का लिखा हुआ है तो आपको प्लस में आंसर लेना है, या तो ऐसे याद रखा करो। और अगर मान लो ये प्लस में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उल्टा कर दो, प्लस का उल्टा माइनस। ऐसे भी लॉजिक बना सकते हो, माइनस में लिखा हुआ है तो प्लस में आंसर बताओ, प्लस में लिखे हुए हैं तो माइनस में बताओ। क्लियर है? ऐसे तो याद रह जाएगा। हाँ बट मेक श्योर कि आपका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसमें गलतियां होती हैं। अच्छा तीसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या फिर, तीसरा पॉइंट? +1। +1, माइनस का 1 लिखा है ना, उल्टा बोल दो, यस। +1। हो गया काम। अच्छा dr बताओ, dr क्या आपको dr दिख रहे हैं, वो डिवाइड वाले, ये ये जो 1/6, 1/3, 1/2। हाँ ये आपके dr हो गए, तो कितना आ गया, 1/6, 1/3 और 1/2। क्लियर है? तो वैसे ही मेरे को है ना सेकंड वाले क्वेश्चन का आप बता दो देख के, इधर से देख के बता दो। पहले तो पॉइंट बता दो मेरे को, पॉइंट क्या है? +2 +4। +2 +4 कहाँ से आ गया? +2 ठीक है, +4 कहाँ से आया? कोफिशिएंट 1 बनाया क्या आपने? बनाते हैं सर, वही तभी तभी रुक गए हम। रुक गए क्योंकि मैंने बोल दिया, वरना तो गाड़ी तो एकदम 110 की स्पीड में थी। कोऑर्डिनेट सेम बनाओ ना, उसके कोऑर्डिनेट थोड़ा बताया ना, मैं अभी इतने स्लो मोशन में यही समझा रहा हूँ कि मेक श्योर कि आप एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट पहले 1 बनाओ। उन्होंने फॉर्म दिया है, थोड़ा बहुत फॉर्म दिया है, थोड़ा सा बस उसको बनाना था। देखो जहां तक मुझे दिख रहा है ना, कि पहले वाले में आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना था, बिल्कुल सही लिखा उन्होंने। क्या आपको एक्स का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है? माइनस में समथिंग दिखा, डिवाइड में भी समथिंग दिखा, तो मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका, 2 है। पॉइंट की बात करो ना,
और ये जो नीचे वाला 3 है वो क्या हो गया, dr क्या। हाँ, तो इस पहले वाले में दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी ना वो सेकंड वाले में दिक्कत है, उसके बारे में सोचो। ये पहला वाला करेक्ट था आपका, सेकंड इसमें पॉइंट बताओ। तो पॉइंट बनाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 दिख रहा है y के साइड में, इसको पहले कॉमन ले लो ऊपर से, बताओ कितना बनेगा। बहुत देर बता रहे यार, टाइम लगा रहे हो। चिराग, मनीष, निखिल, स्नेहा क्या आएगा। -2 आएगा, +2 आएगा सर। हाँ +2 आएगा ना। देखो इस वाले को कैसे हम चेंज करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो आपको दिखेगा y-2, और डिवाइड में क्या दिखेगा, -3। इतना समझ में आया। अब यस देखो सर। इसका कोफिशिएंट 1 बन गया, तो मतलब पॉइंट तो हो गया +2। बट ये 2 को मैंने बोला ना, मल्टीप्लाई वाले 2 को कहाँ लेके जाना होता है, उसको 1/2। 1 में। तो मतलब मैं ऐसे लिख दूंगा इसको, y-2 अपॉन में क्या लिखूं, माइनस का 3/2। 1। हाँ ये ध्यान रखना, -3/2 डिवाइड में आएगा, ऐसे मत कर देना उसको -6। वो नीचे आता है तो 1 अपॉन में होके आता है, समझ गए। तो उसका dr आ गया क्या, सेकंड, और पॉइंट भी आ गया +2। सिमिलरली थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला z = -3, इसको भी सोचो, सेम टाइप से सोचना आपको। z = -3 है, सोच लिया। क्या है पॉइंट, क्या है पहले पॉइंट बताओ। पॉइंट -3, ठीक है, बढ़िया मनीष। और वो dr, डायरेक्शन रेशियो उसके जो डिवाइड में वो 1, थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है, डिवाइड में 1 कैसे आएगा। इक्वल टू में जो रहता है ना उसको डिवाइड में, देखो ये इधर आया, इसको -3 को इधर भेजा तो आपको क्या दिखा, z+3 = कितना दिखा, 0 दिखा ना, दिख गया। तो फिर ये 0 इधर आएगा ना डिवाइड में, डिवाइड का ध्यान रखना है। देखो इसमें दिखाता हूँ, देखो दिख रहा है क्या आपको, डिवाइड में 1 नहीं आएगा, उसको फॉर्म करना आपको। अब ऐसे मत सुनो सर ये तो अनडिफाइन हो गया, डोंट से अनडिफाइंड, ठीक है ना। यहाँ पर dr की बात होती है, ऐसे डिवाइड मतलब ये नहीं कि हम 0 से डिवाइड करें, मतलब z+3 = 0। और मैं बोला ना इक्वल टू में हमारे पास क्या होना चाहिए, वो लैम्डा टाइम्स होना चाहिए, तो ये जो होता है उसको डिवाइड में भेजा करो। तो ये बनेगा z+3 अपॉन में 0 = वो 1 आएगा तो 1 है, वो लैम्डा टाइम्स होता है, वो कुछ भी आएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, क्या dr आ गया क्या, पहला वाला 3 था, दूसरा वाला -3/2, तो तीसरा कितना आएगा फिर, 0। अरे ये दोनों, 0। हाँ ये दोनों पहले से ही इक्वल थे, ये किसी दूसरी कंडीशन के इक्वल में था ना, इसलिए 0 भेजा। ये तीनों आपस में इक्वल नहीं थे, समझ में आ रहा है मनीष। अगर ये ऐसे होता ना कि z+3 ऐसे लिखा होता इक्वल टू में, तो आपका आंसर फिर करेक्ट हो जाता कि सर आपको पॉइंट -3 दिख रहा है और इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, इन दैट केस इज ओके, ठीक है। बट इसको अलग से उन्होंने पॉइंट आउट किया था, कि अलग से उन्होंने इक्वल टू में लिख दिया था, वो ध्यान रखो। चलो तो फिर इस वाले का भी फटाफट बता दो, ये दिख रहा होगा आपको, ये तो बना लोगे फिर घर पे एक तो। यस सर। चलो तो आपको कार्टेशियन फॉर्म वगैरह थोड़ा कन्वर्ट करना आना चाहिए। चलो ये करते हैं ना एक क्वेश्चन, देखो उन्होंने क्या बोला है, L1 जो लाइन है ना वो XY प्लेन में है, ठीक है, XY प्लेन, और उसके इंटरसेप्ट दिए हैं। देखो एक x इंटरसेप्ट दे दिया, पहले वाले लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं L1 लाइन के लिए मैं x इंटरसेप्ट लिख रहा हूँ, कितना दिया x इंटरसेप्ट, 1/8। और जो y इंटरसेप्ट है वो भी दिया है, कितना दिया है, 1/। 1/3।
4 4 रूट ये स्टोरी दे दी। और जो L2 लाइन है, दो लाइन है ना, L1 L2, L2 लाइन कहाँ लाई कर रही है, जेड एक्स प्लेन पे विद एक्स एंड जेड इंटरसेप्ट, ठीक है। उसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो माइनस का 1/8, जेड इंटरसेप्ट है वो माइनस का 1/6√3, ये है। अब उन्होंने देखो क्वेश्चन में स्टोरी क्या दे दी, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। राइट द इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2, आपको L1 और L2 की इक्वेशन बतानी है। अच्छा, एक्स वाई प्लेन में मतलब जेड इंटरसेप्ट कितना है, 0 सर, तो 0 हो जाएगा। और इधर एक्स जेड इंटरसेप्ट है, मतलब वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया, 0, 0 ठीक है। तो आप लोगों ने वो पढ़ा है क्या, 2D में पढ़ा है क्या, 2D में आप लोगों ने, 2D में जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा है क्या, किसी के एक्स इंटरसेप्ट मान लो ए है और वाई इंटरसेप्ट आपको पता है बी है, ठीक है। तो उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन को कैसे लिखते थे, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, पढ़ा है, मनीष बोल रहा है नहीं पढ़ा। अगर मान लो ए और बी उसके इंटरसेप्ट है, कुछ भी हो सकते हैं वो, पॉजिटिव नेगेटिव 1 2 3 एनीथिंग, याद रखना इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। और अगर वो लाइन ओरिजिन से पास करती है तो फिर 0 0 इंटरसेप्ट होते हैं, क्योंकि इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है, देखो मैं आपको फिर थोड़ा बताता। मान लो मेरी ये लाइन है, 2D की बात करो, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा, ये जो 0 0 से ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला लेंथ, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। लेंथ की बात करोगे तो आपको मैग्नीट्यूड वाइज आना है, वैसे ही ये होता है आपका एक्स इंटरसेप्ट, मतलब एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है वो एक्स इंटरसेप्ट होता है। ये होता है आपका वाई इंटरसेप्ट, ये वाला। अगर मान लो मैंने कोऑर्डिनेट ऐसे लिख दिया फॉर एग्जांपल कि 2,0, और मैंने ये जो वाई पे कट कर रहा है ना उसके कोऑर्डिनेट लिख दिए 0,5, तो आपको कोई पूछ ले इस क्वेश्चन में एक्स इंटरसेप्ट क्या है, तो आपको एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना बताना है, ये जो वैल्यू है ना ये बताना होता है, बट विद साइन बताना होता है, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं पूछ रहा, मैग्नीट्यूड वाइज 2 रहेगा, बट यहाँ पर विद साइन भी क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि प्लस के साइड में। और अगर आपसे कोई पूछा होता वाई इंटरसेप्ट बताओ, तो क्या है वाई इंटरसेप्ट, वो जो लेंथ दिख रहा है ना वो सोचना होता है 5, विद साइन बोलना है। अब मान लो मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया होता, तो मान लो मैंने इस तरह से, तो क्या आपको एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव के दिखते क्या, जो भी आंसर आता। यस सर, हाँ देखो, ये एक्स इंटरसेप्ट और ये वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, विद साइन बोलना होता है। तो यहाँ दोनों के दोनों आंसर क्या आते हैं, इंटरसेप्ट नेगेटिव में आते हैं। हाँ, अगर मैंने पूछा होता लेंथ वाइज बताओ, तो फिर बिंदास आपको मैग्नीट्यूड वाइज सोचना है, ठीक है। तो इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में, जिसमें डबल इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं। तो उसका इक्वेशन होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये होता है उसका इंटरसेप्ट फॉर्म 2D में। एक्स अपॉन ए क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट, वाई अपॉन बी बी क्या होता है वाई इंटरसेप्ट, ये 2D में था, समझ में आई चीजें। अब सोचो अगर उन्होंने ये दो इंटरसेप्ट आपको दिए थे, जो दो इंटरसेप्ट दिए, तो क्या मैं उसकी इक्वेशन ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स अपॉन उसका इंटरसेप्ट, क्या एक्स इंटरसेप्ट दिया था प्लस, ठीक है, वाई अपॉन, समझ में आया, वाई अपॉन उसका इंटरसेप्ट लिख दूं, कोई दिक्कत है, वाई अपॉन कितना इंटरसेप्ट, तो 1/4 रूट और इक्वल टू में 1। ये मैंने किसके लिए लिखा है, एक्स वाई प्लेन वाले के लिए लिखा है, समझ में आया। और जेड इंटरसेप्ट तो आपको पता है ना, जेड इंटरसेप्ट तो पहले ही हमें पता चल गया ऑलरेडी, कितना दिया 0 दिया, ओके। अब अगर यहाँ से देखोगे आप तो इसको ये भी लिख सकते हो आप, ये ऐसे नहीं जाएगा ऊपर 8x और प्लस में कितना हो जाएगा 4√2y इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 0, ये इस टाइप से इक्वेशन आ गया, समझ गए। सिमिलरली ये दूसरा वाला, क्या दूसरा वाला ऐसे लिखेंगे हम, दूसरा कौन सा इंटरसेप्ट अपना -8 वाला, ठीक है, क्या उसको भी ऐसे लिखेंगे हम, एक्स जेड प्लेन दिया ना आपको, क्या करेंगे एक्स अपॉन ए प्लस, याद आ गया, बट इस बार जेड अपॉन लिखेंगे हम, वाई नहीं है,
जेड अपॉन सी मान लो उसका इंटरसेप्ट, ठीक है। और y आपको ऑलरेडी पता है, y इक्वल टू कितना है, 0 ना। कोई डाउट है ये लाइन लिखने का तरीका? सर इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। बस यहाँ पर अगर तीनों चीजें आती हैं, तीनों चीजें आती हैं तो हम तीनों के लिए लिख जाते हैं। अगर मान लो ए बी सी तीनों इंटरसेप्ट होते तो फिर x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी टाइप से लिख देंगे। अब देखो ये हमने लाइन लिख दी, क्या ये हमारा लाइन 1 था? देखो ना, लिखा है मैंने यहाँ पर, दिख गया क्या, 8x प्लस 4√2y, क्लियर है। और ये आपको पता ही है, ये आपने जेड लिखा था। ये जो नीचे वाला है ये कौन आपका, लाइन 2, समझ गए? ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ, हमें क्या चाहिए, लाइंस को लिखना है, किस टाइप में लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। क्या करें बताओ? बताओ भाई। हम्म, क्या करेंगे, डी आर्स निकालेंगे। चलो बढ़िया है, डी आर्स आ गए आपके, कितने डी आर्स? डायरेक्शन रेशियो दिख रहे हैं आपको, ये लाइन है आपको, लाइन दिख रहा है। जेड यस के लिए सर। ठीक है, जेड के लिए कोई दिक्कत नहीं, जेड का एकदम बिंदास रहो, जेड में कोई दिक्कत नहीं, जेड -0/0 ही बोलेंगे, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। सिमिलरली वाई के लिए भी प्रॉब्लम नहीं, वाई इक्वल टू 0 ना, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, वाई -0/0। वाई और जेड के लिए यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, डी आर्स आपको आगे 1 -√2 0, मनीष के आगे डी आर्स, ये हमारे डी आर होंगे, ठीक है। पासिंग थ्रू पॉइंट आपको निकालना है, तो यहाँ से पॉइंट निकाल सकते हो, पासिंग थ्रू पॉइंट आपको निकालने आते हैं ना। अरे कोई भी लाइन, देखो पासिंग थ्रू पॉइंट में क्या है, ये मान लो लाइन है, तो अगर इस पॉइंट से पास कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट निकालना है, तो वाई को क्या करते हैं, 0 ना। यस सर। हाँ, तो इसको एक बार 0 कर दो, देखो इसमें यही करना है, ये जो है ना इसमें एक बार वाई को 0 करो, एक बार करो सामने देखो, ये 0 हो जाएगा तो आपको 8x इक्वल टू 1 दिखेगा, x इक्वल टू कितना आएगा, 1/8 या है कुछ अलग आएगा, 1/8 ना। हाँ बहुत बढ़िया, तो ये क्या पॉइंट आ गया, दिख गया ना। हाँ तो वैसे ही करना है आपको, आप उस टाइप से आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन इन 3D, ये वाला तो हम कल कर लेंगे ना, इसमें कितने स्लाइड्स हो गए अपने आज, 1 सेकेंड। एक रह गया ना, एक पोर्शन, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, हाँ ये वाला रह गया, देखो नेक्स्ट जो है ना अपना, नेक्स्ट एंगल बिटवीन टू लाइन, ठीक है ना, व्हेन वेक्टर्स आर गिवन। अच्छा, दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल, जैसे देखो फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। ये आपको लाइन दी है, पहली वाली लाइन का इक्वेशन पता है ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये भी गिवन है, R1 R2 मान लो, और जो R2 वेक्टर है वो कितना दिया आपको, A1 B1 मान लो, A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर, क्या ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है, और उनके बीच का हमें एंगल निकालना है,
ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना यार, एंगल निकालने का मतलब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, b1 डॉट b2 और डिवाइड में मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। ये b1 b2 याद है आपको क्या होते थे, डायरेक्शन रेशियोज, याद रह जाएगा। यस सर। हाँ, तो ये पहली वाली लाइन की इक्वेशन के डी आर दिख गए क्या आपको, पहली वाली के डी आर 1 बोल रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन के, तो डी आर कितने होंगे, 3 - 2 6, ठीक है। सिमिलरली डी आर ऑफ टू लाइन, सेकेंड लाइन के डी आर कितने दिख रहे हैं, 1 2 2। 2। हाँ, तो इसको डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट कर लो, ऐसे ही सामने से ही कर लो, b1 b2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट, 3 × 1 3, -2 × 2 माइनस का 4, -4 12 +12। तो कितना हो जाएगा, 15 - 4 11, 11 आ गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत ही ना। यस सर। और b1 और b2 का मॉड भी निकाल लो फटाफट से, मैग्नीट्यूड है ना, b1 वाले का मॉड कितना हो जाएगा, b1 आपका क्या है, 3 है तो 9, 2 है तो 4 और 6 है तो 36 देख लो ऐड करके 49 कितना हो जाएगा, 40, 49। तो मतलब 7 हो गया है तो। यस सर। सिमिलरली ये लास्ट वाला बता दो, नीचे वाले का डी आर, बढ़िया, 1 2 2, तो 1 + 4 4 9 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, एंगल बिटवीन टू लाइन निकालने का कंसेप्ट, ठीक है, लगा के देखो क्या रहे, क्या मैं लिखूं यहाँ से, cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2, दोनों drs का डॉट, अच्छा डॉट किया हमने, कितना आया था आंसर, 11, 11 अपॉन कितना बनेगा, एक 7 था और दूसरा 3 था, 7 × 3, तो कितना हो गया आंसर, 11 बाय 21। हाँ, बट ये तो cos थीटा के इक्वल है ना, हमें क्या चाहिए था, एंगल बिटवीन थीटा ना, तो यहाँ से मैं थीटा इक्वल टू कितना लिखूं, कितना लिखे, थीटा इज इक्वल टू 11/21 cos it। ऐसे थोड़ी जाता है, ये कॉस उधर जाएगा तो कैसे जाएगा, 2 मिनट सर। इनवर्स में जाएगा ना, हाँ चिराग बोला इनवर्स में जाएगा सर, यस सर, वर्स में कॉस जाएगा। इनवर्स 11/21 ऐसे बोलेंगे आप। देखो पहली बात तो ये cos 11/21 स्टैंडर्ड में नहीं है, मतलब ये किसी टेबल में हमने देखा नहीं है कि कौन से एंगल का वैल्यू आता है, हालांकि ये कोई ना कोई एंगल होता है, ऐसा नहीं कि एंगल नहीं होगा, बट स्टैंडर्ड में नहीं आता, जैसे स्टैंडर्ड में हाफ आता है, √3/2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1/√2 हो गया ना, वैसा काइंड ऑफ नहीं है, ओके। हाँ, तो यहाँ से जब भी आपको स्टैंडर्ड नहीं दिखता ना, तो हमेशा कॉस उधर जाता है तो कॉस इनवर्स बनता है, साइन जाएगा तो साइन इनवर्स बनेगा, टेन जाएगा तो टेन इनवर्स, तो ये वाला भी याद रखना कि एंगल अगर हमें जब भी निकालना होता है बिटवीन टू लाइंस, तो आपको लाइन मिलेगी, r1 वेक्टर देगा आपको a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, ये रहेगा क्वेश्चन में, r2 वेक्टर भी रहेगा, a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, आपको तो सिर्फ b1 और b2 से मतलब है डायरेक्शन रेशियोज, तो उसका जो एंगल निकालने का तरीका होता है वो cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2, ठीक है, इसके क्वेश्चन बनते हैं यार, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एंगल निकालने वाले के इंपॉर्टेंट है ना। और डिवाइड में क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 डॉट मैग्नीट्यूड b2। मैं तो ये कहूँगी आप ना, ये वेक्टर ऑफ 3D है ना, अगर आप वेक्टर ऑफ 3D के फॉर्मूले भी ढंग से याद कर लो, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 3D में, तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड, जैसे ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, कि दो लाइन के बीच का एंगल निकालो, अब दो लाइन के भी तरीके होते हैं, अच्छा ये जो लाइन दी थी उन्होंने, ये कौन सी फॉर्म में दी थी, क्या ये कार्टेशियन फॉर्म था या वेक्टर फॉर्म था, क्या था वो, हाँ वेक्टर फॉर्म था ना ये? समझ गए, यस सर, वेक्टर फॉर्म था। वो जानबूझ के पता है क्या, वो ऐसे ही बना सकता था कि मान लो x - x1 अपॉन a1 मान लो कुछ, और y - y1 अपॉन b1, और इधर दिया था z - z1 अपॉन c1, आपको a1 b1 c1 की वैल्यू दी है, ये ऐसे भी लिख सकता है, बहुत बार पूछे जाते हैं इस टाइप से, ये लाइन 1, और मान लो लाइन 2 मैंने दे दी x माइनस, सम पॉइंट्स ले लो क्या, चलो आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा,
मान लो मैंने कुछ पॉइंट ले लिए, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया x-1 3 अपॉन में 1 2 3 मान लो ले लिया, और मैंने कुछ ऐसे लिया x+1 अपॉन 3, y-2 अपॉन 4 और z-5 अपॉन 6, मान लो इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बना सकता है एग्जाम्पल कि दो लाइन दे दी L1 L2, बट ये कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, और बोल देगा फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तब भी आपको बिंदास वही फॉर्मूला लगाना है, cos थीटा इज इक्वल टू b1 b2, बस आपको drs को जज करना है। यहाँ आपको dr दिख रहे हैं क्या, पहले वाले के 1 2 Yes, sir. 3, और दूसरे वाले के dr कौन है 3 3, 4, 4, 6. बस इतना सा नोटिस करना था, ये इसके dr है और ये उसके dr है, ये पहले वाले के दूसरे वाले के, समझ गए। बस इनका डॉट करना था और डिवाइड में उनके मैग्नीट्यूड्स लेने, इतना ध्यान रखना। इस वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ना। एंगल निकालना मैंने ऑलरेडी बता दिया, देखो मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये जो स्ट्रेट लाइन इन 3D होता है ये बिल्कुल पूछे जाते हैं, डिस्कस भी किया हमने ऑलरेडी। एंगल बिटवीन टू लाइन, ये तो मैंने पहले बता दिया आपको, बहुत ही पूछे जाते हैं। दो लाइन के बीच में एंगल्स कैसे निकालते हैं ये बहुत पूछे जाते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ये हम नेक्स्ट वाले में पढ़ लेंगे ना, किसी भी पॉइंट का लाइन के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इमेज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, वो सब बता दूंगा। फिर प्लेन का भी आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर पहले लाइंस की पढ़ेंगे फिर 3D प्लेन का भी देखेंगे। चलो इतना क्लियर हो गया जो पढ़ा है। Yes, डीआर्स sir. कैसे निकालते हैं, पीसीस कैसे निकालते हैं, उनमें आपके पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स में ध्यान रखना, एक सिंगल पॉइंट दिया तो चलेगा कोई बात नहीं, दो पॉइंट अगर दे दिए ना तो उनका सब्ट्रैक्शन कर लेना, वो डीआर होंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट। और इसमें जो मोस्ट प्रॉब्ली हम कल थोड़ा बहुत कोई रहेगा रिमेनिंग, तो वो पीवाईक्यू वाले सेशन के साथ कवर अप कर लेंगे, इनकेस अगर रहेगा तो एक पीवाईक्यू सेशन भी ले लेंगे ना इसमें। चलो फिर क्लियर है सबको, Yes, sir. ओके फिर चलो फिर गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट। अच्छे से मेहनत करो ना, खूब पढ़ाई करो, सेलेक्टिव चीजों पे काम करो, और ट्राई करो कि एक महीना एकदम अपने आप को पूरा झोंक दो, इतना झोंक दो कि बस हमें समहाउ कैसे न कैसे मार्क्स को अपग्रेड करना है, ठीक है। और चिराग कोई हेल्प लगे तो पूछ लेना यार, ठीक है, सुने यार, बाकी मनीष कोई भी प्रॉब्लम हो ना पूछ रहा करो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लिया करो, कोई भी प्रॉब्लम हो कैसे करना है सर, कौन से चैप्टर में कौन से सब अगर आपको डिस्कस करना है कि सर उस सब टॉपिक में कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट।